सर आपको जर्नी में कब लगा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है? मतलब 92 में ये तो नहीं सोचा होगा इसको 12,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। तो सर पहले मैं 12 साल के साबजी भाई को जानना चाहता हूँ कि मैं 77 में आ गया था, तभी तो मैं काम पॉलिशिंग का काम करता था। तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया हेवी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। पॉलिशिंग करते करते परचेस भी सीखा, प्लानिंग भी सीखा, खरीदना भी सीखा, बेचना भी सीखा और बनाना भी सीखा। बहुत यूनिक स्टोरी है ये, फोरकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ। 12 रुपये लेके आए थे ये 77 में 12 रुपये से। 12 रुपया बस का किराया था। वो किराया का टिकट लेके मैं गांव में इधर सूरत पहुंचा था। आपको जब लोग सर डायमंड किंग बोलते हैं क्या फीलिंग आती है सर आपको? हरी कृष्णा एक्सपोर्ट सर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में माना जाता है। लेकिन हम लार्जेस्ट देने में है, लार्जेस्ट सोचने में है, हम खुश है, पूरा फैमिली खुश है, इसमें हम लार्ज है। डायमंड गटर में चले जाते थे, वो हम खरीदते थे। मतलब 92 में डायमंड इंडस्ट्री क्या चल रहा था वो बताओ ना सर आप। हमने तो प्राइस कम हुई इसके पहले बेच भी दिया, बना भी दिया। हमारे पास पैसा नहीं था, स्पीड थी। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ता गया। आज हम 100 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। हर रोज का 25 एक्सपोर्ट हमारा होता है। आज पहले तो लोकल मार्केट में बेचते सूरत थे, में। धीरे धीरे बढ़ता गया। बॉम्बे में ऑफिस चालू किया, ओपेरा हाउस में। तो बाकी कॉम्पिटिटर्स ने यूज नहीं किया ये? किया होगा, लेकिन वो मैंने किया वो हिसाब से नहीं किया होगा। हमने 2 साल में 100 स्टोर बनाए हैं। मैं डायमंड में आना है तो लेब्रॉन की ब्रांड बनाओ या तो रियल की ब्रांड बनाओ। हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो सिल्वर को आप कैसे देखते हैं सर? अगले 12 साल में 3 टाइम हो जाएगा, लेकिन 3 टाइम ज्वेलरी बढ़ेगी। बट 2018 में कि एक सूरत का एक बिलियनियर आदमी है जिसने 600 गाड़ी बांट दी। मतलब टॉप 5 में हम चाचा भतीजा दोनों हैं। इसकी वजह एक ही है, उसका मैंने सुना, मेरा उसने सुना। तो सर आप बोल रहे हो कि 30-35 साल में कभी चारों भाई लड़े ही नहीं? काफी चीज में ओपिनियन अलग हुआ है। जैसे नरेंद्र भाई ने पद्मश्री दिया, मेरे को लाइफ टाइम सर्वण बना दिया पानी का। मैंने खुद ने लिया, लेकिन उसने नहीं बोला है, ऐसा मोटिवेट किया। उसने क्या देखा ये आदमी कर सकता है। आज हम सूरत में हैं और दुनिया के टॉप 3 डायमंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज हम आए हैं। आज का पॉडकास्ट एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। कैसे 4 भाई एक छोटे से गांव से सूरत आए और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी उन्होंने बनाई। आज हम पद्मश्री साबजी भाई ढोलकिया, फाउंडर ऑफ हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स, HK एक्सपोर्ट्स को आज हमने इंटरव्यू किया है। आज हम सूरत में उनके हेडक्वार्टर्स में हैं और आज जो आप चारों का पीछे फ़ोटो देख रहे हैं, 4 ढोलकिया ब्रदर्स की फ़ोटो देख रहे हैं, ये आज उनकी स्टोरी है, सावजी भाई की स्टोरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो ढोलकिया फाउंडेशन जो वाटर कंजर्वेशन और अलग अलग सोशल कॉजेज़ के लिए काम कर रहा है उसके बारे में बात की है। हम अपने पॉडकास्ट जो द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह में ऐसी ही लोग आप तक लेके आएंगे जो बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं ताकि आप इंस्पायर हो सके। आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे लेजेंड्स जो इंडिया से जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट किया उनको लेके आने के लिए। पद्मश्री सावजी भाई ढोलकिया ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। पद्मश्री साबजी भाई ढोलकिया सर, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे ये बात की कि हम सूरत में आज बैठे हैं, आप हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स के ऑफिस में। बट ये ऑफिस नहीं है सर, ये ना एक टेंपल जैसी फीलिंग आ रही है। लास्ट 2-3 घंटे मैं आपके कैंपस में हूँ, अलग ही सर वाइब्रेशन है यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लेजर है। एंड आपने जो मुझे अभी बताया था सर कि ये जो टेंपल के पीछे जो ये वाइब्रेशन है इसके पीछे क्या कारण है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इस पॉडकास्ट को सर आगे डीप डाइव करेंगे सर। अच्छा सवाल आपने स्टार्टिंग में किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छी बात है कि जब से ये टेंपल का खातमुहूर्त हुआ, जब से ये फैक्ट्री हम बोलते हैं, लेकिन जो भाव से, जो इंटेंशन से, जो इरादा से हमने इसका इतनी बड़ा क्यों लिया, तो इसमें तो हम
तभी इतना पैसा नहीं था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी। पर जब भी इसका बीज बोया गया, इसमें भी नरेंद्र भाई मोदी का एक हाथ है। उसने ये जगह अलॉट किया था जब भी वो सीएम था, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ये जगह हमको जयमैन ज्वेलरी पार्क को अलॉट करो। इधर पूरा भारत को देख अच्छा लगेगा, इंडस्ट्री को अच्छा लगेगा, गुजरात को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसी मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, ऐसा मैंने तभी बोल दिया था। इसको आज 20 साल हो गया। तब से लेके सबसे बड़ा जगह लिया था। लोग बोलते यार इतना बड़ा जगह लेके तू क्या करेगा, 1/4 जगह है हमारे पास ये पार्क की। बोला इधर हम फैक्ट्री में गार्डन नहीं बनाएंगे, गार्डन में फैक्ट्री बनाएंगे। ये भाव से हमने किया था। और हमारा तभी भी इरादा था कि हम इतना महंगा फैक्ट्री बना के डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करें, इससे अच्छा है कि सरकार के इतना सस्ते में भाव दिया तो इधर आके फैक्ट्री बनावे, और जो खर्चा पैसा बचे इससे हम एम्प्लॉय को ज़्यादा दें। तभी भी हमारा ये इंटेंशन था। ये भाव से ये फैक्ट्री बनी थी। और ये वर्क में हर रोज़ पाठ बनाया जाता है जीवन की क्वालिटी का, गुणवत्ता का, परिवार की क्वालिटी का, गुणवत्ता का, इनकम की क्वालिटी का, गुणवत्ता का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, गुणवत्ता का। ये प्रोडक्ट हम इस भाव से बनावे, जैसे माँ रोटी बनाती है, जैसे बहन रोटी बनाती है, ये भाव से हम प्रोडक्ट बनावे कि जो भी लेगा पहनेगा वो सुखी होगा और हैप्पी होगा, और उसके घर में शांति होगी। बाहर वो प्रार्थना भी लगी हुई है। यस, ये भाव से हमने ये सब लोगों को इतना टॉर्चरिंग करके माइंड वॉश किया है, और सब इस भाव से काम करते हैं। इससे दूर एंट्री करेंगे तब से वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। बिलीव मी, ये तो ये स्पिरिचुअल आदमी उसको समझ सकता है, ये भावना वाला समझ सकता है। इसका वाइब्रेशन, जैसे हम शमशान जाते हैं तो दूर से हमको वाइब्रेशन मिल जाता है, मंदिर जाते हैं तो हमारी आखी फीलिंग बदल जाती है, ऐसे ही इधर आके आदमी की फीलिंग बदल जाएगी, और पूरा दिन अपने दिल लगा के काम करेगा। और काम करके भी इसका जो पैसा, उसकी इनकम, इसकी प्रोडक्ट जो भी लेगा, हम पहले प्रार्थना करते हैं कि आज जो मैं काम करूँगा, आज जो मेरी डायमंड बनेगी, आज जो मेरी प्रोडक्ट बनेगी, लेने वाले, बेचने वाले और पहनने वाले सबका मंगल हो। ये भावना से सब लोग काम कर रहे हैं। सर आज हम सूरत में बैठे हैं और हरी कृष्णा एक्सपोर्ट सर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में माना जाता है एक्सपोर्ट में। आपको जब लोग सर डायमंड किंग बोलते हैं, ये बोलते हैं अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, क्या फीलिंग आती है सर आपको? सर पहले तो मैं बता दूं, हम लार्जेस्ट नहीं है, मेरे से 2 आगे है, लेकिन हम लार्जेस्ट देने में है, लार्जेस्ट सोचने में है, लार्जेस्ट हित करने में है, लार्जेस्ट हमारा एम्प्लॉय का और हमारी हैप्पीनेस है, लार्जेस्ट हमारा सप्लायर खुश है, हम खुश है, पूरा फैमिली खुश है, इसमें हम लार्ज है। फीलिंग की तो कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम अनपढ़ लोग जो 10 साल से मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा था कोई 10,000 रुपया सूरत में इंटरेस्ट पे नहीं दे रहे थे, और आज दुनिया में भगवान की इतनी पक्षपात कृपा हुई, और नाम भी हुआ, काम भी हुआ, पैसा भी हुआ, सेहत भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है और पैसा भी है, तो इसकी खुशी तो कैसे व्यक्त की जाए? एक अंधे आदमी को व्याख्या वाइट की कैसे करावे, ऐसी खुशी का अनुभव मैं कर रहा हूँ। सर आपके गाँव से स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल, हम ना पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ कि शुरू से शुरू करते हैं। तो सर आपने बड़े इंटरव्यूज़ और अपने कन्वर्सेशंस में बोला है कि आपकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया। तो सर साबजी भाई एक 12-13 साल का बताओ सर, क्या था गांव आपका, क्या वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ तक पहुँचते, फिर वो भी बात करेंगे सर जिसमें आप वर्ल्ड फेमस हो गए जब आपने 600 गाड़ियाँ बांटी, उस पर तब एंड में आएंगे। बट पहले मैं 12 साल के साबजी भाई को जानना चाहता हूँ कि क्या कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसको क्या बोल रहे हैं, गाँव से निकल रहा है, सूरत आना चाहता है, नहीं आना चाहता, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। ये आप बोलते हैं नहीं तो मेरा आंख बंद थी, तो ये जो गांव का 12 साल की उम्र का, अभी मैं
स्थिति में चला गया। एक दिन था जो गांव छोड़ने का नहीं था, आने का नहीं था, हर रोज़ रड़ता था। सूरत में आके 3 साल रड़ा, फिर गांव में चला गया, फिर वापस माँ ने भेजा, फिर गांव में चला गया, फिर वापस आया। आपके गांव का नाम क्या है सर? दुधाला। दुधाला। तो रहने का तो इधर नहीं था, पसंद भी नहीं था, फैमिली को छोड़ने का मन नहीं था, गांव को छोड़ने का मन नहीं था। माँ हर बार बोलती थी, समझाती थी, थोड़ा मोटिवेट करती थी, वो भी रड़ती थी, मैं भी रड़ता था। 10 दिन 15 दिन गांव में रुक के फिर से मेरे को धक्का लगा के भेज दी थी। 6 महीने में फिर मैं गांव गया तो फिर से मैं वापस चला जाता, मेरे को वहाँ नहीं जाना है। माँ समझाती थी। जो माँ की लागनी थी ना, माँ का जो शब्द था, माँ की जो भावना थी, माँ का जो प्रेम था, उसका जो मकसद था, वो ना मैंने गोल बना लिया अपने आप में कि माँ को एक बार, माँ का सपना था तू पैसा कमा, बड़ा आदमी बन, नाम तेरा होना चाहिए। मेरा चाचा का नाम तभी था। माँ को भूख थी क्योंकि माँ बहुत गरीबी में बड़ी हुई और बहुत दुखी। उसका फादर एक्सपायर्ड हो गए थे बचपन से, तो पारिवारिक में भी बहुत उसने कभी परिवार का प्यार नहीं देखा था, तो उसको ये दोनों भूख थी। और माँ की लागनी की वंश होने के बावजूद मैंने 3-4 साल के बाद तय किया कि अभी माँ को थोड़ा पैसा कमा के दूँ। तो पैसे कमाने की तभी तो 17-18 साल की उम्र हो गई थी। तो सूरत आ गए थे आप? सूरत तो थे ही, 13 साल में आ गए थे, तो 3-4 साल ऐसे घूमता रहा। क्या करते रहे सर तब? पॉलिशिंग का काम करता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। 3 साल के बाद माँ का जो सपना था ना, उसमें मैंने काम करना चालू किया। मेरा भाई था कजिन, उससे मैंने पूछना चालू किया पैसे कैसे कमाए जाए, बड़े आदमी कैसे बने जाए। तो उसने मेरे को बताया, हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय में एक प्रार्थना होती है 108 नाम की, कि जाप करो। तो मैं उसको बहुत मानता था और जानता था। पूजा तो माँ ने पहले से मेरे को दे के रखी थी, सुबह रोज़ पूजा करता था, माँ हर रोज़ सुबह याद आती थी। माँ का सपना याद आता था। आज भी वो पूजा करता हूँ, फॉरेन गया तो भी वो पूजा करता। हर रोज़ माँ का सपना याद करता हूँ कि बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, नामा किंग बनना, बड़ा बनना, अच्छा बनना। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा है वो अच्छा है, अच्छा है वो बड़ा है, वो मैनेज करना पड़ता है। लालच, लोभ, प्रलोभन। तो माने ये माना 3 सूत्र ने बहुत सारा मेरे को जकड़ के पकड़ के और इधर तक जर्नी में काम लगा है। एक अभण माने 3 मंत्र दिया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई फिलोसॉफी नहीं दे सकती है। ये अभण माने अंदर से, हार्ट से निकला, नाभि से निकला, वो ब्रह्म शब्द था जो आज मैं फॉलो कर रहा हूँ। और कोई भी आदमी ये फॉलो करेगा, वो ये स्टेज पे पहुँच सकता है। डोंट वरी अबाउट। भगवान भी अपना प्लान बदल सकता है कि इतनी हमारे पास खेल दिली आई जाए। अच्छा, बड़ा और नामा किंग बनने का तन मंत्र दिया था। तो मैंने मंत्र जाप, उसने बताया, तो मैंने मंत्र जाप चालू किया। 108 भगवान का नाम होता है पूरी सृष्टि में, सबका भगवान का अलग अलग नाम है। 108 नाम का जाप करो, 11 लाख जाप करो, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। ऐसा मेरे को उसने सिखाया। मैंने जाप चालू किया 18 साल की उम्र में, हर रोज़ का 100, 108 नाम का 100। उसने 11 लाख बताया था और 3.5 साल मेरे को लगा ख़त्म करने में। कहीं ये हर रोज़ का 7 घंटा जाप में जाता था, 7 घंटा मेरा काम में जाता था, 7 घंटा मेरा सोने में जाता था और 4 घंटा नहाना धोना, मंदिर जाना, ये सब। नो एनी एजेंडा, नो एनी एजेंडा। 7 घंटा चलते जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, मन में एक ही संकल्प के साथ, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नर नारायण नारायण। ऐसा मैंने किया। क्या 18 साल की उम्र थी आपकी? 18 साल की। 18 से एक ख़त्म करने में आपको 21.5 साल, 21.5 में आपको ख़त्म किया। 18, 19, 20, 21 साल में हो गया। 3.5 साल किया। 3 साल में 10,80,000 होता था। मैंने मेरा कैलकुलेशन किया, गलत था कैलकुलेशन, लेकिन अपने हिसाब से किया। और हर रोज़ का 100,
એટલે मैंने कैलकुलेशन किया, साल का 3,60,000, 3 साल का 10,80,000, मैंने 3.5 साल किया। ऐसा मैंने समझ के 12 लाख हो गया, 11 लाख का ये वरदान, ऐसा कहावत है, आज भी है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। और मेरा मकसद तो मेरी माँ का सपना साकार करने का था, बड़ा आदमी, अच्छा आदमी। मेरे पास तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँ, पर माँ का सपना, बस दैट्स इट। ये 18 साल की उम्र में बड़ा आदमी, अच्छा आदमी और नाम, ये तीनों आज जो मैं जहाँ हूँ वो 18 साल पहले सोचा था वहाँ हूँ। और एक माँ ने वो भी बता दिया, नो लिमिट, अच्छा तो कितना अच्छा, बड़ा तो कितना बड़ा, नाम तो कितना बड़ा, देखो तो सही क्या माँ से निकलता है, अपनी सबकी माँ से निकलता है। हम माँ की सुनते नहीं है। सबकी माँ यही चाहती है मेरा बेटा ऐसा बने, अच्छा बने, बड़ा बने, सच्चा बने, बड़ा नाम बने। सभी माँ चाहती, माँ माँ होती है, माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम जानते हैं। करते गए, ये 3.5 साल हो गया, 21 साल में मेरी शादी हो गई। और आज तक 21 साल के बाद, आज 63 साल हुआ, आज तक ऐसा मेरा एक भी संकल्प नहीं है, एक भी संकल्प ऐसा नहीं है कि जो मैंने किया वो सक्सेस नहीं हुआ, जो मैंने किया वो सक्सेस नहीं हुआ। ये कल परसों एक ऐसा घटना बनी कि जो मैंने संकल्प किया था वो नहीं हो पाया। पहली बार ऐसा हुआ ये इतनी साल में, 40 साल और नहीं हुआ। लेकिन इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान का आयोजन कुछ और होगा, इसमें कोई बुरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैंने चाहा था कि मेरे को एक मेरी माँ का नाम जहाँ लगाने का था वहाँ नहीं लग पाया। ये भी मेरी माँ का नाम लगाने का था, लेकिन जहाँ मेरे को लगाने का था वहाँ मैं नहीं लगा पाया। लेकिन मैं इससे बड़ा करके अपनी माँ का नाम लगा सकता हूँ और पा सकता हूँ, भगवान का कुछ ऐसा आयोजन होगा। लेकिन आज तक का सब कुछ मैंने, आज तक ऐसा नहीं बोला कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ जो मैं चाहता था, मेरी माँ का नाम वहाँ नहीं लगा सका। तो सर ये 92 में आपने हरी कृष्ण एक्सपोर्ट्स बनाया, बट 87 में भी सर आपने शायद बिजनेस में पड़ गए थे, आप डायमंड में એટલે 90 मैं 77 में आ गया था, એટલે सूरत, हाँ। तभी तो मैं काम पॉलिशिंग का काम करता था, कहीं कोई कंपनी में कोई, ये पॉलिशिंग का। अरे तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हेवी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। 2 डायमंड 5 डायमंड परचेस करना, उसकी पूरा दिन बनाने का, तुलसी भाई और मैं बनाता था, और शाम को जाके बेच देता था। तो लेना, बनाना और बेचना तीनों में प्रैक्टिकली सीखा। तुलसी भाई को भी सिखाया। तुलसी भाई आप मेरा छोटा भाई, छोटे ब्रदर हैं। अच्छा, वो आप दोनों साथ में थे? ये 6 महीने के बाद उसको भी मैं लेके आया सूरत में। ठीक है। बाद में 3-4 साल के बाद बड़े भैया भी आया, और मेरी शादी हुई। बाद में मेरा छोटा भैया घनश्याम भी आ गया इससे पढ़ने के लिए। सूरत में चारों भाई आ गए थे, मतलब 86-87 में चारों भाई इधर थे, आ गए थे। और मेरी शादी 83 में हुई, तब से तो घनश्याम भाई पढ़ने आ गए थे। बड़े भैया का बेटा, सब कुछ मेरे साथ था। घनश्याम भाई आपके सबसे छोटे सबसे छोटा भैया। और 86 में 84 में मैंने बड़ा घर ले लिया था, तभी मदर फादर भी आ गए। गांव से पूरा फैमिली इधर आ गए, सूरत आ गए। तभी एक ही घर में हम सब लोग रह रहे थे। तो पॉलिशिंग करते करते परचेस भी सीखा, प्लानिंग भी सीखा, खरीदना भी सीखा, बेचना भी सीखा और बनाना भी सीखा। और मतलब ऐसा होता है कि एक ही डायमंड का आपने नॉलेज ले लिया, ऐसा हर रोज़ दूसरा अलग अलग डायमंड आता गया, मैं बनाता गया, बेचता गया। 2-3 बहुत यूनिक स्टोरी है। ये भी मैं शायद ये फोरकास्ट में पहली बार बता रहा हूँ। हम जब ये फैक्ट्री साफ करते हैं ना, तो डायमंड पूरा दिन में तभी इतनी वैल्यू नहीं थी, मिला तो मिला, वरना कोई बात नहीं, दूसरा डायमंड लेके काम चालू करो। पूरे दिन मेहनत नहीं करते थे ढूंढने में, कभी गुम हो जाते थे छोटा छोटा। तो कभी कपड़े में, कभी हम तभी लुंगी पहनते थे, लुंगी में, तो गटर में चले जाते थे डायमंड। और गटर में से जो गटर साफ करने वाले थे वो डायमंड ढूंढते थे, और उसको तो कोई नॉलेज नहीं था। उसको पत्थर चला, ये पत्थर नहीं है, कुछ डायमंड जैसा है। वो ही
बाजार में बेचते थे डायमंड, वो हम खरीदते थे। 2 डायमंड 3 डायमंड बहुत सस्ता मिलता था, अच्छे वाला, इसमें अच्छा कमाई हुई, वो बना के शाम को बेचते थे। तो इसमें एक्सपर्टाइज होगी लेने में, बनाने में और बेचने में। પછી तो इससे धंधा बढ़ता गया, बड़ा पुड़िया लेते गए, बड़ा पुड़िया लेते गए, पूरा वर्ल्ड का पुड़िया लेते गए। डायमंड तो डायमंड है, पुड़िया पूरा गेहूं है, तो पूरा चावल है, तो हम पूरा चावल चेक करना नहीं पड़ता है, एक चेक किया पता चल जाता है। ऐसे डायमंड का पूरा पुड़िया पता चल जाता था, मैं 15 मिनट में डिसीजन ले लेता। लोग बहुत स्मार्ट समझने लगे, मैं बेचने में भी बहुत माहिर था, डायमंड देख के बेच सकता था। अपने को परवड़ता है कि नहीं परवड़ता है, मुनाफा होता है कि नहीं होता है, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, बेच दे, फॉरगेटिंग। मैं मानता हूँ मैंने जब ये डायमंड किसको भी बेचा वो महंगा नहीं पड़ा, इसमें उसको लॉस भी नहीं गया, लिया इसमें मेरे को भी लॉस नहीं गया, और बेचने वाले को कभी मैंने सीट नहीं किया। मेरे को 10% मिलता है, मैंने ले लिया, सामने वाले को 100% मिले, डजन मैटर, काम करते गए, बढ़ते गए, करते गए, बढ़ते गए, करते गए, बढ़ते गए, और अभी तक 15,000, 12,000, 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करने लगे। सर 87 में आप बता रहे थे कि कंपनी का नाम पहले बालकृष्ण एक्सपोर्ट्स था, कैसे? बालकृष्ण मेरा चाचा का रामकृष्ण था। अच्छा, करेक्ट। तो मैंने कीधु नाम क्या रखे, तो हम तो रामकृष्ण के बाल है, बालकृष्ण रख लेते हैं, वो हिसाब से 87 में हमने बालकृष्ण नाम रख के कंपनी स्टार्टेड कर दिया। ओके। 82 में हम बालकृष्ण से अलग हुए, 92 में अलग हुए। और बाद में ऐसा सोचा 5 साल में हम बड़े हो गए, अभी यंग हो गए, तो हरि कृष्ण रखे। कृष्ण का बाल का नाम हरि हो गया है तो हरि रखे, बस दैट्स इट। कृष्ण रखने का था, और काका का चाचा का नाम रामकृष्ण था, तो सोचा कृष्ण को साथ में रखने। वैसे भी मैं माँ ने पूजा दिया था स्वामीनारायण की, लेकिन तब से मैंने 12 साल की उम्र में ये सोचा था कि स्वामीनारायण भगवान किसकी पूजा करते थे, तो वो कृष्ण की करते थे। तो तभी ये बाल अवस्था में मैंने सोच लिया कि तो कृष्ण जो बाल स्वामीनारायण भगवान पूजा जो करते हैं इसकी हम करें ना डायरेक्ट डायलिंग, तो कृष्ण की पूजा मैं पहले से करता। तो 92 में जब अब HK बना, जो हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स बना, तो उस टाइम पे कौन थे सर, मतलब जिसको हम बाहुबली बोलते हैं, कौन लार्जेस्ट थे उस टाइम पे जब आप? अरे तभी तो हम 100 में नहीं, 100 150 में नहीं आते थे, इंडस्ट्री में 150 में नहीं आते थे, मतलब 150 एज इन लाइक टॉप 150, टॉप 150 लोग में 100 में टॉप में नहीं आते थे, समझो ना। तो वो कहाँ थे सर सारे लोग, लार्जेस्ट कहाँ थे 92 में? डायमंड, मतलब 92 में डायमंड इंडस्ट्री क्या चल रहा था वो बताओ ना सर आप। 92 में तो बहुत छोटा सा इंडस्ट्री, भी बहुत छोटा था, मोनोपोली बिजनेस था। DBS एक ही कंपनी थी जो सप्लाई करती थी, बॉम्बे सर, लंदन की, लंदन बेस्ड की थी, अफ्रीकन कंपनी थी, एक ही सप्लाई सबको करती थी, और उसके साथ कंट्रोल था प्राइस का भी और सेल का भी, तो बहुत टफ था। लेकिन 95 में सभी कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ, रशिया का कॉन्ट्रैक्ट खुला हो गया, अफ्रीका ने, कनाडा ने, काफ़ी कंपनियों ने DTC के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आम मार्केट में आ गए। तब से रफ की प्राइस बहुत अप डाउन होने लगी, जैसे कम्युनिटी मार्केट हो गई ऐसे ही मार्केट हो गई। तब से लेके बिजनेस में जो समझते थे वो सब लोग बहुत रिस्क करने लगे और आगे बढ़ने लगे, पूरा खुला हो गया। जिसके पास जितनी ताकत है, जितना हिम्मत है, जितनी शक्ति है, जितनी समझदारी है, वो डायमंड में ग्रो करते गए। तो मेरी बहुत कंफर्म माननी है, 95 से हमने ये 94 में रशिया और इजराइल और आर्गाइल अलग हुआ और हम बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लेने लगे। उस टाइम पे सर आपके जो, जैसे आप टॉप 100 में भी नहीं थे हरि कृष्ण एक्सपोर्ट, बट उस टाइम के जो लार्जेस्ट इंडिया में लोग थे वो कहाँ के? वो भी सूरत, वो भी है, अभी इंडस्ट्री में है, टॉप पे ही है। लेकिन जो ग्रोथ उसका होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके पास पैसा आज भी है, हमारे जैसा ही है, पैसे में कोई खत्म नहीं हुआ, काम में थोड़ा छोटा मोटा हो गए। वो टाइम पे हुआ ऐसा, जो जिसके पास पैसा था वो डर गए कि अभी तो मार्केट टूट जाएगा, अभी तो मार्केट में DTC का कंट्रोल नहीं रहेगा, डायमंड
ट्रेनिंग कंपनी का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये जो डायमंड ट्रेनिंग कंपनी है ये डीटीसी कहते हैं, ये लंदन वाली जो लंदन बेस्ड थी। अच्छा, जो सप्लाई करता था और जिसकी मोनोपोली थी हाँ, वो उसकी मोनोपोली इंडिया में सप्लाई करता था, इंडिया में पूरी इंडस्ट्री का पूरी इंडस्ट्री 80 वर्ल्ड का 65% 70% रॉ मटेरियल का कंट्रोल उसके रॉ पास। मटेरियल क्या हुआ सर? रॉ मटेरियल रफ डायमंड जो प्रोसेस माइनिंग करके लाते थे, माइनिंग के साथ कॉन्टेक्ट और पॉलिशिंग करके ज्वेलरी बना के बेचने का। तो रॉ मटेरियल की प्राइस की कंट्रोल उसके पास थी और मोनोपोली भी उसके पास थी। तो वो रॉ मटेरियल आप लोग खरीदते थे ना? तो हम लोग खरीदते थे, तो हमको तो खरीदने की वो एक्सपर्टाइज थी, छोटा छोटा डायमंड से लेने। हमने तो बहुत जम के चालू कर दिया, हमको पता चलने लगा, पहले से पता चलना इसमें तो इतना पैसा मिलता है, हमने तो काम करना चालू। जिसके पास पैसा था, जिस ये डायमंड के धुरंधर थे, वो कैलकुलेशन करने लगे मार्केट गिर जाएगा और रब गिरेगी, मार्केट खुले में आ गई है, डीटीसी का कंट्रोल चला गया है। सोचते रहे, करते रहे, सोचते रहे, करते रहे, उसकी प्राइस कम होती गई। हमने तो प्राइस कम हुई इसके पहले बेच भी दिया, बना भी दिया। हमारे पास पैसा नहीं था, स्पीड थी। लोग 6 महीने में डायमंड रॉ मटेरियल लाते थे, 6 महीने में 8 महीने में प्रोसेस करके बेचते थे। हम 1 ही महीने में प्रोसेस करके बेच देते थे। इसको पॉज करते हैं, मतलब आप कह रहे हो कि स्पीड आपका जो 90s वाला टाइम था जब हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स ने स्केल किया, आपका जो डिफरेंशिएशन वाज स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्पीड बस और कुछ नहीं। सो दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल आया 95 में जब खुला, रॉ मटेरियल आपने लेके उसके बाद पीपल यूज टू टेक रॉ मटेरियल के बाद क्या प्रोसेसिंग हुआ? डायमंड प्लानिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, बम्बई में जाते हैं, बड़ी बेचते हैं। तो मतलब 6-8 महीना लग जाता था। सो मतलब राइट फ्रॉम परचेज टू पॉलिशिंग टू ग्रेडिंग टू सेलिंग, यही हुआ ना सर? 4 प्रोसेस हो गए। तो आप बोल रहे थे आपके कॉम्पिटिटर उस टाइम पे जिनका पैसा था 6 महीना लगा रहे थे और हमारा 1 महीना लगता था। कैसे कर रहे थे 1 महीना सर? हमें पूरा शाम को आके पूरी टीम बैठ के रात के दिन एसोर्ट करते, सुबह में पॉलिशिंग में देते थे, पॉलिशिंग में से इकट्ठा करके 4 दिन में प्लानिंग करके, पॉलिशिंग में 4-5 दिन में प्लानिंग करके, ग्रेडिंग किया, माल आ गया, पूरा रात में दी काम करते हैं। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हमारी ऑफिस चालू रहती थी। और हमारी टीम भी ऐसी थी, सबको समझा दिया था, जब भी माल आवे तात्कालिक बना लो, बेच दो, शाम को बेच दिया। और 1 महीने में पैसा दे देते था रफ वाले को, सप्लायर को, और फिर नहीं लेते थे। तो हमारा तो प्रॉफिट बुक हो गया ना, और 6 महीने में तो प्राइस गिर जाती थी। जिसके पास पैसा था उसको नुकसान चालू हुआ, जिसके पास पैसा न था उसको मुनाफा चालू हुआ। ये परिवर्तन आया। दिस इज फ्रॉम 95 टू विच ईयर? 95 से 2005 तक ऐसा चला। 10 साल चला। उसमें हमने स्पीड में लोगों को मारा बेसिकली। स्पीड, हमारी स्पीड, हमारा लोगों को मारा नहीं, लोगों अपनी स्पीड में मर गए, हम तो हमारी स्पीड में बढ़ गए। आप समझे कि नहीं? मरा नहीं, कोई मारा नहीं है, लेकिन लोग सोचते थे इतनी स्पीड में चलता है वो बैंक करप्ट होगा, हो जाएगा। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते थे, मतलब उन लोगों का? आपके सर सारे आपके रिश्तेदार भी हैं सर जो इसमें ऐसा था, ये तो लोगों की कहने के आज भी लोग भाई काफी चीज बोलते हैं। आज वो मैटर मैंने कभी किसी का सुना नहीं है, मैं बेरा हूँ इसके। सर आपके जैसे गोविंद काका हैं, इतने जो श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स हैं, SR के, तो वो तो आपके रिश्तेदार हैं, तो वो तो मेरा सुनते थे, अब मानते थे। उसने भी स्पीड बढ़ाया, वो भी मेरे साथ रहा, हम लोग साथ में ही बिजनेस किया। अच्छा। एक ही कंपनी है वर्ल्ड में चाचा भतीजा की जो साथ में ग्रो कर रही है, क्योंकि उसने भी काफी चीज में ओपिनियन डिफरेंस था, लेकिन उसने भी हमारी बात सुनी, मानी, अप्लाई किया, काफी चीज नहीं किया, लेकिन 95% हम लोग एक वे पे चले। और आज 95 मतलब टॉप 5 में हम चाचा भतीजा दोनों हैं। इसकी वजह एक ही है, उसका मैंने सुना, मेरा उसने सुना। लेकिन काफ़ी चीज़ मैंने नहीं सुना है, काफ़ी चीज़ उसने नहीं सुना है, अपनी अपनी है। लेकिन जो काम की थी, क्योंकि इसमें ऐसा है, आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। मैं करता हूँ इसलिए आप करेंगे तो मरेंगे। आपके पास टीम होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, समझ ये होनी चाहिए, आपका अंदर से इंटेंशन होना चाहिए। हमारा मकसद तो यही था कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, हमने पोजीशन ने हमको सपोर्ट दिया, वरना 1 महीने में हम नहीं बनाते तो हम काम नहीं कर पाते, पैसा कहाँ था। तो पोजीशन ने भी हमको सिखाया है, और ये स्पीड पकड़, ये मैं मानता हूँ नेचर का ऐसा था। जो मेरे पास तभी भी पैसा होता तो मैं इतनी स्पीड ऐसे नहीं बनाता। मैग्नेट पे चलता था, जमीन से ऊपर चलता था, गिरने का, गिर जाने का, मिट जाने का डर ही नहीं था।
डर ही नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन बहुत शांत था। जो पैसा होता तो मैं नहीं जिगर कर जैसे पाता। अभी सर आपने मेंशन किया, क्योंकि केस स्टडी भी है कि दुनिया के जो टॉप 5 डायमंड एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें चाचा भतीजा की कंपनी है, तो मतलब गोविंद काका के सर आप कॉम्पिटिटर भी हैं बट आपके चाचा भी हैं। ये मेरा गुरु भी है, आज भी मैं उसको गुरु मानता हूँ, चाचा मानता हूँ। और वो ऐसी हैसियत है कि कभी एडवाइस किसी को भी झूठ नहीं देगा, बस वही उसकी स्ट्रेंथ है। कभी भी वो झूठ नहीं बोलेगा। उसके कॉम्पिटिटर को भी वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उसकी ये वीकनेस समझो कि इसकी ये ताकत समझो। सबके साथ, आपके साथ नहीं सबके ऐसे, में but सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ काफी काफी के साथ सूप रह सकते हैं, लेकिन झूठ तो नहीं बोल सकते। तो आपका उनके साथ क्या रिलेशन है सर? कॉम्पिटिटर रिलेशन है कि चाचा भतीजा रिलेशन? मेरा जो चाचा भतीजा, अभी तो मैं निकल गया कंपटीशन से, 7 साल से मैं सोशल ही काम कर रहा हूँ। Correct. और मेरा सपना था सोशल, और अभी कोई पैसे की कंपटीशन है ही नहीं। सोशल पे तो मैं आऊँगा। अब हम 2005 में, आपने बोला 95 पे मोनोपोली टूटी, और अच्छा आपका बेच कहाँ रहे थे, बेचते किसको थे? जब आप बोला कि आपको सप्लायर आया, मटेरियल आया पॉलिशिंग की, बेचते पहले तो लोकल मार्केट में बेचते थे, सूरत में धीरे धीरे बढ़ता गया। बॉम्बे में ऑफिस चालू किया, बीकेसी ना, BKC वो होता था ना बॉम्बे में पहले था, वहाँ अपने कुर्ला एरिया नहीं था पहले डायमंड का? पंचरत्न और प्रसाद में, अच्छा, ओके, ओपेरा हाउस में। ओपेरा हाउस में, तो वहाँ पे ट्रेडर्स को बेचते वहाँ ना? ट्रेडर की ऑफिस में बेचते थे। अच्छा, अभी एक्सपोर्ट नहीं चालू हुआ ना? ना अभी न, वहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट छोटा सा करते थे, ज़्यादा मार्केट में बेच देते थे, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग बेच थी। सभी एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते थे, हमारे पास इतना क्लाइंट नहीं थे। धीरे 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 ये क्लाइंट आते थे किसी की और की ऑफिस में, और तभी भी ग्राहक एक्सपोर्ट ही होता था, लेकिन किसके थ्रू होता था? धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ता गया, हमारी पोजीशन बढ़ती गई, हम पोजीशन लेते गए और एक्सपोर्ट करते गए। आज हम 100 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, 100 से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर? डायरेक्ट एक्सपोर्ट। हर रोज का 20-25 एक्सपोर्ट हमारा होता है आज। सर अभी आपने मेंशन किया 13-14 हज़ार करोड़ 92 में, सर मतलब क्या आपने कहीं मेंशन किया था 12 रुपये लेके आए थे? ये 77 में 12 रुपये से 12 रुपया बस का किराया था। वो किराया का टिकट लेके मैं गांव में इधर सूरत पहुंचा था। सर आपको जर्नी में कब लगा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है? आपको आपके माँ ने सपना तो दिया कि हाँ जी इसको हम बना लेंगे, लेकिन सर मतलब 92 में ये तो नहीं सोचा होगा इसको 12,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, इसको नहीं, तभी वर्ल्ड की इतना ही top था। 3 बनाएंगे। 92 में इतना ही था। माँ ने बोला अच्छा आदमी, बड़ा आदमी और नामा किंग। कोई बजट नहीं था। आज भी कोई बजट का भगवान ने कहाँ बजट दिया है? माँ ने क्या बजट दिया है? कितना बड़ा, कितना अच्छा, कितना नाम, वो कोई नहीं दिया है। तो तभी मैंने ऐसा कोई नहीं बना। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई, सॉफ्टवेयर आया, हम ये सॉफ्टवेयर को समझे, तभी पता चल गया इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। कब आया सर ये सॉफ्टवेयर? ये आज से 15-17 साल समझो ना, 2005 2005 से ऐसा मन में घंटड़ी बजने लगा। 95 से 2005 तक तो हमने मार्केट का एडवांटेज ले लिया था। 2-10 साल में हमने स्पीड पे काम कर लिया था, आगे निकले, और स्पीड का समय खत्म हो गया था। ओके, अभी हम आ गए स्पीड वाले समय में नहीं थे, अभी हम गए टेक्नोलॉजी के साथ बिगर साइज में आ गए। क्या था टेक्नोलॉजी सर? टेक्नोलॉजी ये था कि सॉफ्टवेयर जो आया था, जो आदमी सोचता है उसको 3 दिन लगता है, सॉफ्टवेयर 3 मिनट में 100 टाइप और 100 एंगल से सोच के आपको बता सकता है कि ये प्लान पे आपको जाओ तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब क्या डायमंड की? कैसे एक्सप्लेन करना सर? मतलब उसका एक सॉफ्टवेयर था, इसमें जो डायमंड रखते थे 360 एंगल से वो उस कैचअप करके अपने को प्लानिंग बता सकते हैं कि ये एंगल, ये शेप बनाओ, ये प्लान बनाओ, ये साइज आएगी, ये क्वालिटी आएगी, ये कलर आएगा, ये सब कुछ वो दिखा देता था। और मैनुअल आदमी कंफर्म कर लेता था जो एक्सपर्ट था, तो उसकी बुद्धि बढ़ने लगी, उसकी सोच बदलने लगी। तो बाकी कॉम्पिटिटर्स ने यूज़ नहीं किया? ये किया होगा, लेकिन वो मैंने किया वो हिसाब से नहीं किया होगा। मैंने एम्प्लॉय को मुनाफा के साथ सैलरी के साथ जोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड? ये डायमंड इंडस्ट्री वाला समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सके। सैलरी के साथ उसको जो फायदा होने वाला है
तो एम्प्लॉय को सैलरी के साथ कनेक्ट कर दिया कि तू, तेरे को भी इतना फायदा होगा, मेरे को भी होगा, तो ये तू काम कर एंगल से। लोग ने क्या किया, काम कराया, सैलरी के साथ जोड़ा नहीं, तो उसकी सैलरी कम रही, तो काम तो क्यों आदमी नहीं फिक्स करेगा। नहीं, क्योंकि मैं आपके एक टीम मेंबर से बात कर रहा था, उसने ये बोला कि कई बार एक महीने में ज़्यादा भी होती है, वेरिएबल होता है, तो बेसिकली यही चीज़ हुआ। यही चीज है वेरिएबल, इसलिए जो गलती कर बैठे तो वेरिएबल हो जाते हैं। आप गलती नहीं, क्वालिटी से, पेशेंस से, दिमाग से, दिल से, भावना से काम करेंगे तो इसमें मुनाफा ज़्यादा होगा, आपके घर में भी ज़्यादा आएगा। वो उसने बरोबर समझ लिया, टेक्नोलॉजी को समझ लिया, प्लानिंग को समझ लिया, सब लोग करने लगे, उसकी भावना बदल गई। वो एम्प्लॉय नहीं रहा, शेयर होल्डर बन गए। वो 20,000 से लेके 2 लाख पैसा मंथली कमाने लगे, तो उस कंपनी के साथ जुड़ गए। सब इसका देख के दूसरे के देख के तीसरा, सभी काम करते गए। 2005 से लेके 2015 तक हमने जम के इसका बेनिफिट टेक्नोलॉजी का लिया। बाद में तो पूरी मार्केट में अभी सैलरी बढ़ गई, पूरी मार्केट इतना देने लगे, पूरी मार्केट में अभी हंगामा होने लगा, तो पूरी मार्केट में भी ऐसा सैलरी का हिस्सा बना। हमारे को तो स्पिरिचुअल जो निमित्त हम बने हैं अच्छे का, उसका बेनिफिट तो रॉयल्टी कुदरत के पास मिलेगा। इसलिए ये डायमंड की है, ये चल रही है। और अभी इसी की बेनिफिट हमने, स्पीड हमारी 2005 से 2015 में इसमें रही। सो बेसिकली फर्स्ट फेज हरी कृष्ण एक्सपोर्ट्स का था, एचके का स्पीड, फर्स्ट फेज 95 से 2005 स्पीड पे आप आगे निकले। 2005 से 15 वाज टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर, कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को बेटर यूज किया अपनी इंडस्ट्री में, एग्जैक्टली, एंड लेवरेज करते इसका लेवरेज लेते गए बस। एक ना सर, हम लोग जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना सर, वैसे ज़्यादा पढ़ना मेरे को लगता है नहीं चाहिए, बट एक ना किताब है गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस करके एक ऑथर है। मुझे ना सर बात करते करते ना उन्होंने ना एक किताब लिखी है, उसमें 7 चैप्टर्स है। उन्होंने इतने साल एक रिसर्च की बैठ के, जिम कॉलिंस ने, ऑथर ने, कि कुछ कंपनीज गुड रहती हैं, कुछ ग्रेट कैसे बनती हैं, और जो ग्रेट बनती है ना उनका उन्होंने 7-8 चैप्टर लिखे कि 7 चीज़ें कॉमन क्या थी। उसमें से सर 7 चीज़ें ना कुछ मुझे अभी दिख रही हैं एचके में। एक उन्होंने लिखा टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर, वर्ड लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना। दूसरी चीज़ जो मैं अब विजुलाइज कर सकते हो जो चैप्टर में लिखी है, एक वर्ड लिखा हुआ है हेजॉग कॉन्सेप्ट। हेजॉग बेसिकली सर पॉर्क्यूपाइन को कहते हैं। वो ये बोलता है कि कंपनीज जिनको पता होता है ना सर, वो एक काम करते हैं, एक काम ऐसा काम करते हैं को जो दुनिया में नहीं कर सकता, उसको बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे पॉर्क्यूपाइन है, पॉर्क्यूपाइन को ये पता है कि उस पर जब हमला होगा तो उसने अपने वो जो कंडे होते हैं वो निकालने बाहर। तो मुझे ना सर ये 2 चीज़ें लगी हैं अभी गुड टू ग्रेट में, जो 7 चीज़ें हैं उसमें से 2 चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं सर। नहीं, 2 नहीं, साथ साथ करते होंगे। दुनिया का कोई भी सक्सेस करते होंगे, उसको पता है क्या नहीं पता है, ये करते हैं तो ये मिलते हैं। मैंने जैसे बताया, ये जो अच्छा आदमी बनना है, बड़ा बनना है, जो अच्छा बनने का कॉन्सेप्ट एक ही काफी है, अच्छे रहे हो, कोई भी निर्णय लो, अच्छा है ना, कोई भी निर्णय लो, सस्ता है ना, फॉरगेटिंग सस्ता है कि नहीं है, लेकिन अच्छा है, दूसरे के हित के लिए है, समाज के हित के लिए है, राष्ट्र के हित के लिए है, परिवार के हित के लिए है, हेल्थ के हित के लिए है, एनवायरमेंट के हित के लिए है, नेचर के हित के लिए है, किसी को डैमेज नहीं करता है। ये निर्णय लो, सक्सेस हो गई। एक ही ब्रह्म सूत्र काफी है, अच्छा करो। बट वो सबसे मुश्किल है ना सर। वही तो है, सक्सेस होना इसलिए तो मुश्किल ही है, लेकिन एक बार जो पकड़ लिया, ये अपने आप रास्ता बन जाएगा। ये आप कौन सा ऑथर बोले आप? जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंग का जो निचोड़ है वही एक ही शब्द में है, अच्छा। सही बात है। यही भगवान का ये मंत्र है। ये हमने अपने आप से, ये नरेंद्र भाई के पास इतनी शक्ति क्यों है, आपको बता दूं, मैंने तो बहुत गहराई से उसको समझा है, जाना है। जो मुख्यमंत्री थे भी, हाँ, तभी से लेके नहीं, उसकी एक एक स्टाइल को, एक एक लक्ष्य को, एक एक इरादे को, एक एक प्लानिंग को, वो आदमी क्या कर सकता है और क्यों कर सकता है, दोनों में आपको बता दूं। हम भी कर सकते हैं, ये रास्ते पे चलेंगे तो। उसका क्या लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं है। देश का कैसे ग्रोथ होवे, देश में कैसे शांति होवे, देश कैसे हमारे सुखी होवे, कैसे
एक एक घर में आमदनी बढ़े, कैसे गरीबी मिटे, कैसे गंदगी मिटे। टॉयलेट साफ करने से, सफाई करने से उसने लक्ष्य चालू किया। ऐसा नहीं बोला पहले दिन उसका नहीं बोला कि हमारा यूरोप जैसा बना दो, घर घर टॉयलेट बनाओ। एक आदमी की सोच कहाँ पे क्या है अच्छा करने का सोच, तो ये सोच रखने से अंतस्फूर्णा होती है, अंतस्फूर्णा होती है। टैप टैप पे आपको कोई आदमी, कोई फोर्स, कोई शक्ति, देवी शक्ति जगाती है, ये डिसीजन ले, ये डिसीजन ले, ये आज तक आपने सोचा आज तक कोई डिसीजन रॉन्ग नहीं पड़ा? नहीं, जયારે ये शक्ति साथ में होती है तो जो डिसीजन लेते हैं वो सच हो जाते हैं, क्योंकि इंटेंशन क्लियर है, इरादा क्लियर है। मैं भी ये 7 साल में फील किया है कि क्यों मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया, इस फैक्ट्री के ये इसकी वजह से मैं सरोवर का काम करने गया। सरोवर का ओपनिंग क्यों किया? इसकी वजह से मैंने 100 सरोवर का संकल्प लिया। 100 सरोवर का संकल्प लेके मैंने बताया क्यों पद्मश्री दिया। अभी 150 बन चुका है। अभी भी मैंने जीत किया कि मेरा सरोवर का आपको फिजिकली ओपनिंग करने आना है, वो भी आया। तो मेरी लाइफ उसने लिख ली, कमिटेड। जैसे 95 में मैंने 3 कार दिया था, वो आज भी मेरे साथ पार्टनर में है। 52,000 में मैंने तीनों की लाइफ मेरे को दे दी। जैसे नरेंद्र भाई ने पद्मश्री दिया, या तो मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया, या तो बेटे की शादी में आया, मेरे को लाइफ टाइम सर्वण बना दिया पानी का। मेरे को लाइफ टाइम अपने आप में मैंने खुद ने लिया, लेकिन उसने नहीं बोला है, ऐसा मोटिवेट किया। उसने क्या देखा, ये आदमी कर सकता है, ये आदमी को मोटिवेट करो, वरना उसकी लेवल थोड़ा है कि वो भारत माता का सरोवर करने आवे। उसने देख लिया, अंतस्फूर्णा होती है। हम भी हमारे काम में, मैंने भी यही मैं रिलेट करता हूँ। मेरे अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिलेट करता हूँ। मेरा पहले से मकसद था मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दूँ, कैसे मेरा एम्प्लॉय हैप्पी हुए। मैं ऐसा नहीं मेरा नाम हो जाए, ऐसा नहीं, कैसे सैलरी दूँ, गाड़ी दूँ, ये दूँ, ऐसी फैसिलिटी दूँ, मकान दूँ, गहना दूँ। हमारी घर में हमारी बहन वाइफ मदर को गहना पसंद है, सबकी वाइफ को पसंद है। हम काफ़ी कुछ करते हैं, आपने कुछ देखा नहीं है अभी। एम्प्लॉय के खुशी के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके माँ बाप के लिए, जो दुनिया में कोई नहीं करते हैं। मदर इन लो फादर इन लो के लिए कोई दुनिया में, मदर इन लो फादर इन लो क्या काम है? दामाद खुद मदर इन लो का जो बेटा है जिसको वाइफ दी, वो भी उसके मदर इन लो फादर इन को कोई गिनती में नहीं लेता। साला हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो सब में हमने भाव जगाया, प्रेम जगाया, सिंपैथी जगाई। यही तो धर्म है, एक ही रास्ता है, यही एक संप्रदाय है। कोई भी धर्म में, कोई भी संप्रदाय का आदमी, कोई भी कास्ट का आदमी बस अच्छा रहे, बाकी का सब बाय प्रोडक्ट उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे बंद आँख से नरेंद्र भाई ने देख लिया, और मैंने पानी के काम के लिए अभी ये 7 साल में इतना काम किया है। और जो मैं आज ग्राउंड वर्क पे काम करूँ, मेरा लेवल का काम नहीं है, फिर भी मैं वहाँ क्यों जाता हूँ? इसमें मेरे को खुशी भी मिलती है। और मैंने देख लिया है, ये इसने देख लिया है कि ये आदमी ऐसा है, ये एक पागल है, वो कर सकता है। सर मेरे मन में ना बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं आपको डायमंड इंडस्ट्री के बारे में कुछ पूछूं, बट मैं ना सर उस पे आता हूँ। बट मैंने जो अभी आपने 5-10 मिनट चीज़ बात की सर, 2018 में आप तो 76 में इधर आ गए, फिर 87 में, फिर 92 में कंपनी बनाई चारों भाइयों ने मिलके। बट 2018 में आप वर्ल्ड में पूरी की पूरी आपकी खबरें आ जाती हैं कि एक सूरत का एक बिलियनियर आदमी है जिसने 600 गाड़ी बांट दी। ये क्या लॉजिक था सर? हमने तो पहली बार अपने लाइफ में सुना कि 600 गाड़ी बांधी, बट और रिसर्च की तो 96 में भी आपने 3 गाड़ी बांटी थी। तो ये 2018 में क्या हुआ था सर? क्या हुआ बताता हूँ। 95 में मैंने 3 कार बांटा था। तब से मेरे को पता था कि 3 आदमी ने मेरे को लाइफ दे दी, और वो 3 आदमी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी संभालने लगे, और हम दूसरा काम करने लगे, हमारी कंपनी ग्रोथ करने की, और उसको अभी पार्टनर बना दिया। बाद में मैंने 17 कार दिया था। बाद में मैंने 92 के 95 ऐसा कार दिया था। बाद में 495 90 दिया 2014 में। तभी मैं ज़्यादा हाईलाइट हुआ, तभी सरप्राइज था। पर तभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। हमने कंपनी में ही
इंडिविजुअल कोई गेस्ट बुलाया नहीं था, ऐसा कोई किसी के हाथ से दिलाया ऐसा नहीं था। तो हमने कंपनी में छोटा सा प्रोग्राम समझ के सब एम्प्लॉय को बिठा के माँ बाप के साथ बुलाया था, सबको मोटिवेट करने का था और सरप्राइज गाड़ी देने का था। 2014 में 2014 में एक आंख में खुशी का आंसू, एक आंख में मैंने करुणा का आंसू देखा है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरे फादर को गाड़ी लगी। वो मैंने चित्र देखा है, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। 52 करोड़ रुपये का तभी का बजट था। मेरे को बहुत कंफर्म याद, 52 करोड़ में जो खुशी मिली है वो खुशी आज मैं रिपीट नहीं कर पाया हूँ इसकी आंखों में। तो सब लोग मोटिवेट हुए, जो जिसको नई गाड़ी मिली थी वो भी मोटिवेट हुए कि अगली साल मैं करूँगा, अगली साल मैं करूँगा, अगली साल मैं करूँगा, और सबको गाड़ियाँ बांटा। और बाद में हम तो अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन 10 दिन में आए। 10 दिन में मीडिया ने इतना जमाया, इतना जमाया, इतना कुछ मिला कि सारा इतना बड़ा काम हो गया, क्या बात है। तो बाद में हमारी जो स्कीम थी, मोटिवेशनल की स्कीम थी, वो करते गए। 2018 में हमने 1700 क्वालिफायर हुए थे लोग। 1700 लोगों को गाड़ी या घर या तो गहना दिया था। इसमें 600 गाड़ी था। इसमें से ये प्रोग्राम ऐसे रखा था, नरेंद्र भाई के हाथ से गाड़ी दिलाया था। हमारा 2 गाड़ी लेने के लिए पीएम हाउस गया था और वहाँ से गाड़ी दिया था, और इधर 20,000 लोगों का प्रोग्राम किया था। उसने हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभेच्छा दिया था। तभी पूरा भारत ने, मीडिया ने पूरे ग्लोबली सर आप छाड़े कि सूरत का बिलियनर तो हमारे को नरेंद्र भाई को शौक था, और ऐसा कि पूरी भारत में, पूरी इंडिया में ऐसा सा जाएगा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन पूरा विश्व में ये मैसेज। पर आपके सर इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं बोले क्या कर रहे हो, तो आप इंडस्ट्री खराब कर दोगे? और वो मोटे नहीं बोलते थे, लेकिन उसको ऐसा, इसकी एंगल से ऐसा लिखता था कि ये गलत कर रहा है। लेकिन हमारा इरादा लोगों को खुश करने का था, लोगों को हैप्पी रखने का था। लोगों को पैसा, लोगों से हमने टेक्नोलॉजी से जो काम लिया था वो काम का पैसा दे रहे थे। ना दान था, ना दया थी, उसका हक का था। हमने तो न्याय किया है, हमने तो ऑनेस्टली जो हमने हमारे पास आया था उसमें से 10% उसको। बट कई क्रिटिक बोलते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए किया था, ब्रांड के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा बन जाएगा। कोई नहीं था, कोई ऐसा कोई। इसलिए मैं इसको जानता हूँ, काम अच्छा दिल से, सच्चा दिल से करो, नाम अपने आप हो जाएगा, ब्रांड अपने आप हो जाएगा। ब्रांड के लिए पैसा नहीं खर्चो, काम ऐसा करो ब्रांड हो जाए, काम ऐसा करो। बट सर उसके बाद किसी के पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इंसेंटिव ही हुआ ना सर, जो आपने इंसेंटिव दिया, इंसेंटिव प्रॉपर इंसेंटिव। बट उसके बाद देखने को लगता है कि चलो यार इसको कॉपी कर लेंगे, बट कोई भी नहीं कर पाया उसके बाद भी। ये हमारी एक वीकनेस होती है। मेरा चाचा का ये प्लस पॉइंट है, हमारा प्लस पॉइंट है। हम चाचा की कॉपी कर लेते हैं, चाचा हमारी कॉपी कर लेते हैं। अच्छी चीज़ हम चाचा से सीख लेते हैं और फॉलो करते हैं, चाचा हमसे, दोनों आगे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यही तो तकलीफ है। ये ईर्षा समझो या तो ईगो समझो, व्हाटएवर। मैं मानता हूँ, बहुत जानता हूँ, हमने अपने आप को, हम ईगो भी एक पर जो रख लें तो भी हमारा ग्रोथ हो जाएगा। हमारा ईगो ही हमको कुछ नहीं करने देगा, आगे नहीं ले जाए, हैप्पी नहीं रखता है। हम आज हैप्पी भी है और आगे भी है। इसका वजह यही है, अच्छी चीज़ हमने एडॉप्ट किया, अच्छे करने के लिए किया, और ईगो को ज़ीरो किया। ईगो मत में आने दो। ईगो हमको ना बैठने देते हैं, ना सोने देते हैं, ना हैप्पी होने देते हैं। क्योंकि आगे एक कोई गाड़ी होती है, एक गाड़ी तो आगे होती है, कितनी गाड़ी की आप साइड कापेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आप हैप्पी नहीं होंगे। तो हम जहाँ है वहाँ खुश है, और आगे जाने की, अच्छी गाड़ी चलाने की, अच्छी काम करने की कोशिश करते हैं। सर ईगो से एक चीज़ याद आई, ये तो आप ईगो बोल रहे हैं कॉम्पिटिटर्स को लेके, बट सर हरी कृष्ण एक्सपोर्ट्स में 4 भाई हैं, उसमें से आप एक भाई हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, एंड बड़ा एक कॉमन होता है कि आजकल तो भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। तो आप चारों भाई हैं, अपना अपना डिवीज़न काम कर रहे हैं, तो सर आप चारों में ईगो नहीं आती? ये लेसन मेरे को अच्छी अपने सेड़ा, अच्छी बात थी। हम भी आदमी है, मानस है, सिंपल मैन है। ईर्षा, ईगो आज भी आती है, प्रॉब्लम आज भी आता है, लेकिन कोशिश करते हैं ईगो को एक पर रखो। फर्स्ट हमारा परिवार, दूसरा हमारा बिजनेस, उसमें अपने को मत इन्वॉल्व करो।
ये दोनों का विकास होना चाहिए। लक्ष्य में पहले फैमिली होना चाहिए और दूसरा फैमिली हमारा एम्प्लॉय है कि हमारा बिजनेस है, हमारे साथ जुड़े हैं, इसको ईगो में मत लाओ। आज भी प्रॉब्लम तो आता है, ऐसा नहीं है। तो सर आप बोल रहे हो कि 30-35 साल में कभी चारों भाई लड़े ही नहीं? काफ़ी चीज़ में ओपिनियन अलग हुआ है, लेकिन जहाँ पैसे का प्रॉब्लम आता है तो पैसे को छोड़ देते, और ईगो का आता है तो ईगो को छोड़ देते। मेरा सुना नहीं सुना डजंट मैटर, मेरा मानी नहीं मानी डजंट मैटर। भैया है ना, करने दो, देख लेंगे। इसको इस एंगल से नहीं लिया। काफ़ी डिसीजन में फ़र्क तो आता ही, बाप बेटे से आता है तो भाई भाई में तो आएगा ही, वाइफ हस्बैंड से आता है तो आएगा ही। लेकिन हमने ये उसको कभी पकड़ के नहीं रखा, छोड़ दिया। वो भैया है ना, छोड़ दो, क्या होगा, नुकसान होगा तो सीख लेगा, लाइन पे आ जाएगा। एक बार जो शीशा टूट गया, उसका अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ उसका रहन कर सके। तो ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है आपके इसमें कोई घर पे कि लड़ना नहीं है? लड़ना नहीं, कुछ भी करके क्या होगा, तो पैसा ही जाएगा, पोजीशन जाएगी, पोस्ट जाएगी। आप इतना विशाल रहो, आपकी पोस्ट, पैसा, पोजीशन कोई नहीं ले पाएगा। बड़ी से बड़ी पोस्ट मैंने तो देते गए। वैसे भी मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है, वो अपने आप बाई प्रोडक्ट मेरे को हैप्पीनेस देता है। मैंने 7 साल से बिजनेस सब भाइयों को सौंप दिया, बच्चे को सौंप दिया। एक भी डिसीजन में मैं इंटरफियर नहीं होता हूँ। तो मैं तो फिर भी 7 साल में मैं निकल जाना चाहिए ना। मैं 7 साल में बड़ा हुआ, मुनाफा भी बढ़ा, नाम भी बढ़ा, पैसा भी बढ़ा, इज्जत भी बढ़ी, लोगों को मेरे को सुनने का भी है, लोगों मेरे को बुलाते हैं। तो मेरे 7 साल में मैंने छोड़ दिया था, तो लोग क्यों नहीं छोड़ते कि मेरा कोई भाव नहीं पूछेगा, मेरी पोजीशन नहीं रहेगी। अपने बेटे को बिजनेस नहीं सौंपते हैं कि मेरा बाद में कोई मेरा भाव नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। एक बार छोड़ दो, काम करने का है तो ज़िंदगी भर करने का है। आपको दूसरा प्लेटफॉर्म तभी मिल सकता है, आप एक पोजीशन छोड़ दो, बड़ा मिलेगा। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, नो डाउट। वो गलती करते हैं तो मैं उसके साथ सपोर्ट दे के उसको कैसे सक्सेस करूं, वो फेल नहीं हो जाए, वो मैं भी ध्यान रखता हूँ, वो भी मेरा जिम्मेदारी है। बट सर सेकंड जनरेशन भी आ गई है, आपके बच्चे भी हैं, आपके भाइयों के बच्चे आ गए। तो मतलब मैं सर ये, क्योंकि ना बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं, यंग लोग भी हैं, कईयों के फैमिली बिजनेस है। आजकल सर आप पढ़ते ही हैं कितना फैमिली में डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट्स होता है। तो आपके घर पे कोई ऐसा रूल है कि जो आप ऐसा कोई फॉलो करते हैं कि इतने अब लोग हो गए सर, अब मतलब 8-10 लोग तो नेक्स्ट जनरेशन से भी आ गए और सारे ही बहुत काबिल लोग हैं, तो ऐसा कोई रूल बनाया हुआ है कि लड़ना नहीं है? मतलब न्यू जनरेशन नहीं, लड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है किसी को। रास्ता ढूंढो, कन्विंस करो, या तो आप करने दो, या तो आपको जो करना है वो करो। डोंट वरी, पैसे के लिए लड़ने का नहीं, पैसा सबका है। और आप क्यों लड़ रहे हैं? पैसा कमाता है वो तो एक ही बास्केट में आता है, खर्च करने का है वही एक बास्केट है। आपको जीने में क्या तकलीफ है? आप जलसा करो, उसको करने दो, देख लो, आप दूसरा करो। वाई? पैसा तो मेरे पास आने वाला, मैंने धंधा छोड़ दिया, पैसा नहीं आता है क्या? ये ईगो भी इसमें आता है। मैं आपके पास पैसा है, गुड इनफ है, छोड़ दो, वो भी अच्छा है करने के लिए। ओपिनियन अलग होता है। बेटे बेटे का भी ओपिनियन, अरे भाई अपना भैया है, अपना भाई है, अपना भतीजा है, अपना बेटा है, दूसरे का तो है नहीं ना। उसको सीखने दो ने, करने दो ने, एक बार अनुभव हो जाएगा तो लाइन पे आ जाएगा। इतना पैसा नहीं रख सकते, पूरी लाइफ टाइम का बंगा लेते हो। जो चीज पैसे से नहीं मिलती है वो दाव पे लगाते हो, जो संबंध पैसे से नहीं मिलता है वो दाव पे लगाते हैं, जो खुशी परिवार की पैसे से नहीं मिलती है वो दाव पे लगाते हो। सोचो तो चाहिए यार, क्या हम दाव पे लगाते हैं और क्या पाना चाहते हैं? ये हमारे में गलती हो जाती है। ये सब कुछ लुटा देंगे, कितना भी सपोर्ट करेंगे मुकेश भाई और अनिल भाई को। एक बार जो तकलीफ हुई हम उसमें से सीख ले, एक भाई की सुन लो ने, क्या फर्क पड़ेगा? आज भी वो टेटस होता ना, उसका भाई है वो तो टेटस है ना। आज मेरा टेटस है, आज मेरा बेटा है, मेरा भाई है। बाद में मैं शायद कम हो जाऊंगा तो ये बेटे का इतना हाइट बढ़ जाएगा कि वो बोलेगा लोग उसका बेटा है, बाप है,
उसका भैया है, सेम ही हुआ ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोग बहुत गलती कर बैठते हैं ईगो के लिए और पैसे के लिए। ईगो और पैसा दोनों छोड़ दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरा अनुभव है। कठिन है, नो डाउट, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ छोड़ने में। काफ़ी बार मैं भी आदमी हूँ, ईर्ष्या आ जाती है, ईगो आ जाता है, लेकिन मैंने देखा है गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भावुक हो गए सर बात करते हैं। ऑलवेज विथ मी। सर भगवान दो, हमारे साथ दो भाई अगर जो लड़ रहे हैं उनको क्या बोलोगे अभी आप? नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। आपको क्या चाहिए? भाई चाहिए, भतीजा चाहिए, ईगो का टेटस चाहिए? अपने भाई से हारने से बड़ा टेटस कोई नहीं होता है, अपने बेटे से हारने से बड़ा टेटस कोई नहीं होता है। हार जाओ, स्वीकार कर लो, दैट्स इट। मेरा फादर आज है, स्वीकार कर लिया है, आज सुनता है। काफ़ी चीज़ में हमारा ओपिनियन 87 का है, बेटा 30 का है, ओपिनियन तो जुदा पड़ेगा ना, पड़ेगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ 60 साल पुराना है, वो आज 30 साल का सोचता है। कभी एक नहीं हो सकती है, लेकिन एडजस्ट हो सकता है माय फ्रेंड। बाप नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, भतीजा नहीं मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा। एक बार संबंध टूट गया, कितना भी आगे चले जाएंगे आप महसूस कर पाएंगे दुख, वो कभी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेट मी थिंक, वो सोच के चलो तो सुख और सिद्धि, संपत्ति, सब कुछ मिलेगा। आपकी आंखें भर रही सर। पॉसिबल है। कॉफी मिला थोड़ा। एक चीज़ आपने मेंशन की 7 साल पहले, और समथिंग जो मैंने टच बेस करना है वो है सर, जो आपका सोशल वर्क है। और मैंने सर सोशल वर्क ना बहुत से कंपनीज़ को, हर कंपनी का एक CSR होता है, फाउंडेशन होती है, कुछ ना कुछ करते हैं। आप जिस स्केल पे काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो मुझे लगता है मैंने पूरी दुनिया में शायद आई थिंक HK ग्रुप और जो ढोलकिया फाउंडेशन काम कर रही है, ये दुनिया की केस स्टडी है। मैं सर जानना चाहता हूँ कि 2017 में क्या हुआ था, कहाँ से आपको आइडिया आया कि जो आपका गांव है जहाँ पे पानी नहीं है और आपको एक वाटर क्राइसिस गुजरात का, सौराष्ट्र रीजन का सॉल्व करना है, जो कि पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया गया। तो मुझे सर वो सोशल वर्क के बारे में बताएं जो ढोलकिया फाउंडेशन कर रहा है, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वाटर क्राइसिस की, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। आज आई थिंक हम सुनते हैं कि 160 से ऊपर आप डैम्स बना चुके हैं, तालाब, लेक्स बना चुके हैं ढोलकिया फाउंडेशन। एक वो मैं देख भी रहा था 52 किलोमीटर का एक स्ट्रेच की नदी भी बना चुके हैं। तो मुझे सर 2017 में लेके जाओ कि कहाँ से ये आइडिया आया और कहाँ से इतना बड़ा सेवा का भावना स्टार्ट किया ढोलकिया फाउंडेशन ने। वैसे 2017 में नरेंद्र भाई ने ये फैक्ट्री का ओपनिंग किया था, और दूसरा हम जब भी 92 से पैसा कमाना चालू किया, तब से हम भगवान का एक भाग रखा था। 92 में जब CSR पॉलिसी भी नहीं थी, तभी कोई पता ही नहीं था। CSR क्या होता है ये पता ही नहीं था, SR क्या होता है वो भी पता नहीं है। और लोग आके बताता है SR हेड कौन, तो मैं बोलता हूँ SR क्या काम करते हैं, तो कि SR का हेड होता है ये काम करता है। मैंने बोला ये तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं SR हेड हूँ, मैं तो मालिक नहीं हूँ। दैट्स इट। એટલે ये दोनों चीज CSR और SR ये तो हमारा संप्रदाय में थे। 10% हम रखते थे। मेरा फादर भी फार्मिंग करते थे, तभी भी भगवान का भाग रखते थे। हाँ, तभी 10% रखते थे, पर बुद्धि आने से हमने 5% कर दिया। इतना बुद्धि हमने चलाया, दिल नहीं चलाया, वरना ये नहीं करते। लेकिन आज हम काफ़ी करते हैं, और ना बजट, नो लिमिट काम करते हैं, और करने का है। 2017 में जब ये फैक्ट्री का ओपनिंग किया तो मैंने 3 बात सोची थी। तभी मेरा भाई को मैंने पूछा था 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, जो कजिन मैंने जो भाई ने मेरे को बताया, गोपाल भाई करके है, जो उसने कि भाई बड़ा बनना है तो ये मंत्र कर। तभी मैंने फिर से पूछा कि मेरे को एक अच्छा काम करने का है, कौन सा काम ऐसा है दुनिया में कि जो भगवान याद करे, दुनिया याद करे और बहुत बड़ा नाम रहे। तो कि ये तालाब का काम कर। छोटी छोटी हमारा राजा महाराजा ने वाव बनाई है, आज भी उसके नाम से जानी जाती है। वाव, गांव गांव में तालाब है, गांव गांव में वाव है कि इसने वाव बनाई, वस्तुपाल तेजपाल ने वाव बनाई थी। तो ये पानी का काम ऐसा है कि ये कर तो नाम रहेगा, वो बढ़िया काम है, कोई करता नहीं है। तो मैंने सोचा ये तो मैं कर सकता हूँ।
पानी के लिए फार्मर तो था ही, ये टेक्नोलॉजी ये सब कुछ था। और मैंने थोड़ा आगे एक्सपीरियंस भी किया था, तो पानी से अच्छा कोई काम नहीं है। और दिक्कत भी आई थी 2000 मैंने 7 में 8 में किया था कि गांव में काफ़ी दिक्कत आई थी, ये आई थी, क्योंकि ये ईगो से किया था। क्योंकि जब ये जलधारा योजना बनी थी हमारी, जलधारा सौराष्ट्र में बनी थी, तभी मैंने पैसा बहुत दान किया था, लेकिन मेरी हिसाब से काम नहीं किया था। कौन है? ट्रस्ट ने। चला मैंने पैसा दिया और मैं जो सोच रहा, तभी भी मेरे को तालाब बनाने का था 2007 में। 7 नहीं, 2007 से पहले भी 2002 में, 2003 में, तब से तालाब बनाना था, बट हुआ तभी मैंने एक संस्था को पैसा दिया और हम साथ में मिलके पानी का काम चालू किया था। लेकिन जो मेरा करने का इरादा था वो हिसाब से वो लोग नहीं करते थे। तभी मेरे को हट हुआ, एक बार मैं खुद का काम करके दिखाऊंगा, मेरे पास पैसा हो जाने दो, अपने हिसाब से करूंगा, फॉरगेटिंग, भूल जाओ। मैं झगड़ा नहीं किया, मेरे हिसाब से मैंने पैसा दिया, यार साला मेरी नहीं सुनता है, मेरे पैसे से मेरी सुनता नहीं है। तो 2007-8 में जब रिसेशन आया तभी मैं फ्री था, तो तभी मेरा जो सपना था वो अपना पैसा अपने हिसाब से 5 सरोवर मैंने बनाया। और इतना त्रास आया, इतना प्रॉब्लम आया, इतना मुसीबत आया और इतना विरोध हुआ, तभी भी मेरे को सासा ने डांटा था, ये तू झगड़ा करने क्यों जाते हो? किसने डांटा था? गोविंद काका ने। ये तू क्यों झगड़ा करते हो गांव में, मेरे को सॉल्व करना पड़ता। यदि मेरा कद नाना था तो मेरा झगड़ा का सॉल्यूशन उसको करना पड़ता था, अब चाचा को। और काम तो अच्छा था, लेकिन वो कहे ये झगड़ा होता है, ये ऐसा क्यों करते हो? कैसे समझाऊं? मेरा शौक है, मेरे को इसमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, मेरा पैसा कमाने का, जमीन लेने का, जमीन ना ऐसा कोई नहीं था, जमीन बाय प्रोडक्ट थी मेरी। प्लांटेशन करना, माटी निकाली वो बाजू में डाली तो मैं परचेस कर लेता था, क्योंकि माटी दूसरी जगह पे डालने जाओ, इससे अच्छा वो बाजू में डालो, मेरी कॉस्ट कम आवे। तो बेसिकली लोकल फार्मर्स प्रोटेस्ट करते थे कि आप जमीन ले रहे हो, मतलब करके, वो लोग ऐसे सोच रहे थे, बट उनको ऐसा नहीं लगा ये तो हमारे गांव का ही है। या नहीं, ये ईर्षा का यही एक ठीक है, हुआ सभी जगह पे रहता है, डजंट मैटर। तो विरोध भी होता था काफी, तो ठग गया और मैंने बंद करके वापस आ गया। 2007 से 17 तक मैं फिर चुप रहा। फिर मेरा कद बढ़ाया, अंदर बैठा हुआ था वो राक्षस जागा, करने का जो कीड़ा था, पैसा भी था, नाम भी बढ़ गया था और अनुभव भी हो गया था। 2007 में ये करने का मकसद था, एक बाजू नरेंद्र भाई ने मोटिवेट किया था, फैक्ट्री का ओपनिंग हो गया था, इधर बच्चे धंबाज बिजनेस संभाल सके ऐसा कैपेबल हो गया था। मैंने बोला एक साथ 3 पक्षी हम मार सकते हैं, सोशल करूं, बच्चे को बिजनेस सौंप दूं, मेरे को भी पता चल जाए बच्चे क्या कर सकते हैं, भाई क्या कर सकते हैं, उसको बिजनेस का पावर दे दिया, एक स्टेटस दे दिया। नरेंद्र भाई ने ओपनिंग कर दिया। गांव में जो अनुभव था, अगर जो प्रॉब्लम आया था, इधर फैक्ट्री का ओपनिंग किया, प्राइम मिनिस्टर इसके फाउंडेशन के साथ है, 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, होने लगे थे, क्योंकि नाम हो गया था, कद बड़ा हो गया था, खुद का पैसे का करने का था, समय में मैं दे रहा था, शरीर भी दे रहा था और पैसा भी खर्च कर रहा था। नरेंद्र भाई ने ओपनिंग किया था, 4 महीने में बढ़िया सा बड़ा सरोवर मैंने बना दिया, ना सोच सके इतना बड़ा। विरोध करने वाले प्लान करते रहे, सोचते रहे कि 4 महीने में मैंने बना लिया था, अभी क्या सोच करेंगे। और नरेंद्र भाई के हाथ से ही इनॉग्रेशन करा लिया 4 महीने में। दूसरी बार रिक्वेस्ट किया सर को, और कुदरत कैसे सपोर्ट करती है, 4 महीने में उसका प्रोग्राम ऑलरेडी अमरेली आने का बन गया था और मैंने इधर सरोवर बनाया, पहली बारिश में भर गया था। और फिर से मैंने किया, सर आपने तो कमाल कर दिया, आपने किस तरह से मेरे को मोटिवेट किया, मैंने 4 महीने में सरोवर बना दिया और भर गया है, आप अमरेली आ रहे हैं, इसका ओपनिंग कर दो। उसने ओपनिंग कर दिया, 99% मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो गाँव में और मैंने 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। और इधर भाई ने बोला था कि इससे अच्छा काम नहीं है, पैसा भी मेरे पास पड़ा था, और बेटे ने, सबने बिजनेस में तरक्की कार्य चालू कर दी थी, अच्छा कर रहे थे, कोई चिंता नहीं था, परिवार भी साथ में था, पैसा भी था, सरकार भी साथ में थी और भगवान तो थे ही। तो हमने काम करते गए, जहाँ विरोध हुआ वहाँ से आगे चलते गए, ना कोई झगड़ा, ना कोई है ना। 2022
22-23 नहीं 22 में मैं गया बड़े छोटे भैया की बेटे की शादी देने के लिए। सर को ये सब स्टोरी बनाया, बोला सर्वे कराओ, बहुत कम खर्चे में हमने बहुत बड़ा काम किया है, आप पूरा भारत का भविष्य हम बदल सकते हैं। ये तो डायनेमिक आदमी ने, अंतस्फूर्णा वाला आदमी ने, उसने सोच लिया नरेंद्र भाई ने और सर्वे करा लिया, सर्वे किया, इम्पैक्ट रिपोर्ट बढ़िया सा बढ़िया आया और उसने बिना एप्लीकेशन पद्मश्री दे दिया 2022 में। 2022-23 में। तो समझो ये आदमी को कहाँ से ये पता चलता है, क्या इसके पास शक्ति है, कैसे अंतस्फूर्णा होती है, ये होती है। मेरे को भी हुई, उसको भी हुई और काम भी हुआ और बिना देखे उसने पद्मश्री दिया। आपने एप्लीकेशन ही डाली? नहीं, पता ही नहीं एप्लीकेशन कैसे होती है। तो कितने तालाब हो गए सर अभी? अभी 160 बन गए। जब भी नरेंद्र भाई ने भारत माता का सरोवर किया तभी 155 बन चुके थे और 155 का सरोवर का उसने तभी ये भारत माता का ये तो कब से बन चुका था, लेकिन एक सरोवर उसके लिए रखा था, वो बाकी था, उसने ओपनिंग भी कर दिया। देखो पद्मश्री तो दे दिया, 160 बना लिया। ये भारत माता का मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये सरोवर का ओपनिंग आप करो। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है। हमको राष्ट्र के ना तो पोस्ट चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, वो तो सब बाय प्रोडक्ट मिलता है। हमको पैसा भी इतना मिला है, भगवान ने खूब दिया है, इतना मांगा होता तो नहीं मिलता। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन आप ये भारत माता का ओपनिंग करो सरोवर का। मैंने 5 साल से राह देखा और मेरी अपेक्षा है बेटे की शादी में आपकी हाजिरी होगी। आप जहाँ चाहे वहाँ मैं शादी कर लूँगा। यदि आप बोले राम मंदिर, जब भी आप राम मंदिर जाओ तभी मेरे को बोलना, मैं यहाँ शादी कर लूँगा। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, आप खड़े रहो, आप जैसी हस्ती रहेगी। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, आप जैसे रहेंगे बेटे की शादी में, यही मेरी भावना थी और यही इरादा था, यही लागनी से मैंने यही लैंग्वेज में उसको बताया। सर कोई अपेक्षा नहीं है, इतनी अपेक्षा है कि बेटे की शादी नेचुरली बाकी है। 63 साल का जब भी बाप होता है तभी बेटे की शादी बाकी नहीं रहती है, और रहती है तो इतना स्टेटस नहीं होता है, इतना वर्किंग नहीं होता है। सब कुछ भगवान ने हमको दिया हुआ, एक अपेक्षा है आप बेटे की शादी में रहो। सोचते हैं, उसने सोचा कि भारत माता का सरोवर ओपनिंग कर लूँ, तू वहाँ शादी कर लेगा, ऐसा उसने मैसेज भेजा। मैंने बोला वहाँ कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा टफ है। दिवाली के अगले दिन 2 दिन पहले वाघ बारस आती है, वाघ बारस पे मुहूर्त होगा। मुहूर्त तो मैं ढूंढ लूँगा, कर लूँगा, वाघ बारस होगी कि तेरस होगी, शादी कर लूँगा, आप बताओ ना आएंगे। तो आप बोला, मैंने बिना ब्राह्मण को पूछे, बिना किसी को पूछे हाँ बोल दिया और ब्राह्मण ने मुहूर्त दे दिया और शादी 3 घंटे मुरारी बापू बैठे, 3 घंटे रमेश भाई ओझा बैठे, 3 घंटे अपना सीएम बैठे, अपना गवर्नर बैठे और मोदी सर आया, फेरा हुआ और शादी में आशीर्वाद दिया। यही सपना पूरा, ये अंतस्फूर्णा पिछले साल ना सर, ये 6-8 महीने पहले ही, 2024 ना, अक्टूबर 2024। हाँ 28 अक्टूबर 2024। ये अभी साल होने वाली है अगले अक्टूबर। सर आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आप इतना बड़ा बिलियनियर एम्पायर बना दिया हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स में, फिर सोशल वेलफेयर में आ गए, आपके चाचा जी भी एमपी राज्यसभा आ गए, तो आपको बड़े लोग नहीं बोलते पॉलिटिक्स में आ जाओ या मेरे को हमारा लक्ष्य एक ही है, वहाँ जाके भी यही काम करना है, विरोध बढ़ जाएगा तो पॉलिटिक्स में नहीं कभी तो जाओ? नहीं, वहाँ काम नहीं हो जाता है, वहाँ ये झंझट में रहते, तो अपने को काम करने देते हैं पॉलिटिशियन। नरेंद्र भाई यही इनफ है, हमको तो यही काम करने का है, यही काम करने का है। और यही काम एक इरिगेशन मिनिस्टर कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। सडनली 17 तारीख को हीराबा सरोवर, भारत माता सरोवर के बाद हीराबा सरोवर बनाया और 300 बीघा का बनाया, अभी भरा है। 12 तारीख को नरेंद्र भाई का जन्मदिन पे हीराबा सरोवर का ओपनिंग किया और भारत का प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को अपनी माँ का नाम का परमिशन नहीं दिया, मेरे को दिया था। इतना बड़ा ट्रस्ट भारत सरकार, प्रधानमंत्री हम पे रख सकते हैं, हमको नाम देने की परमिशन दिया कि अभी दो। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था, माँ अभी चली गई है, आप तो कभी नाम नहीं रख पाएंगे, पॉलिटिशियन में है, मेरे पे कोई आंगली नहीं छीन सकता क्योंकि मैं तो एक सोशल आदमी हूँ, तो अपनी माँ का नाम वहाँ रखे। सरस्वती नदी है, मातृ तर्पण होता है, वहाँ करेंगे। तो उसने हाँ बोला और भारत माता सरोवर का नाम रखा। और ये 12 तारीख को शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री अपना सीएम भूपेंद्र भाई ने आके ओपनिंग किया।
ये काम, ये लास्ट वाला भारत माता के बाद का ये काम हुआ, तो इतना तो सारा काम हो रहा है, तो अभी हमको ऐसा ही काम करने गया है, तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपने आप को सर क्या देखते हैं अभी कि अब बिलियनियर देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 3 में, वो देखते हैं, सोशल वर्कर अपने अनु देखते हैं कि अब मतलब मुझे अभी भी अब इस आपसे जो फीलिंग आ रहा है कि आपने व्यापार छोड़ दिया, तो आप अभी क्या फेज में अभी इस टाइम? अभी बेस्ट मानस बनने का है और कुछ नहीं है। जो माँ का सपना है अच्छा आदमी बनना, बस। अच्छे की क्या व्याख्या है वो तो मैं मरूंगा तभी पता चलेगा, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सेक्रीफाई किया है, काफ़ी सहन भी किया है, काफ़ी दिक्कत भी आती है, क्योंकि पूरा स्टेटस का, ईगो का, पोजीशन का डाउट होता है। पोजीशन ले लेगा, सीट ले लेगा, हमसे नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, ये सब और सबसे दुनिया का जहरी कीड़ा है, उसको फेस कर रहा हूँ। लेकिन हमको कुछ नहीं करने का, काम करने का है, वो सब कुछ मिल जाएगा है, ये मेरे को पता है। तो बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है सर? नहीं, जो लोग ये लोग पूछे इसका सलाह देने के लिए आता हूँ। एम्प्लॉय का कोई टेम्पो नहीं टूटना चाहिए, ये मेरा हाथ और पग है। एम्प्लॉय से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। कितने लोग होंगे सर? 6,000 प्लस? टोटल मिला के तो इधर हमारे यहाँ 9,000 लोग पूरा हरी कृष्ण मिश्रा 9 साल से काम कर रहे हैं इंटरनेशनल। तो अभी सर वैसे कोई, जैसे अभी आप बोल रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली हैं, तो आप ऐसा कोई मिशन नहीं बनाते कि कहीं भी आपको मैंने ऑफिस में देखा, ऐसा नहीं है कि टू बी नंबर 1 बाय दिस ईयर, कि ये अब हट गए, वो रेस से निकल गए बाहर? आप ये नंबर 1 तो हम वैसे ही दिल से देने से, दिलावर से, नाम से, काम से है ही, अन्य हो जाएंगे, डजन मैटर। हमारा लक्ष्य है, इसके लिए सपना नहीं है, लेकिन होने वाला है वो तो कंफर्म है। बट अभी सर वैसे डायमंड, मैं थोड़ा सा सर 5 मिनट डायमंड इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हैं जो डायमंड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या उसमें आपकी तरह इतना बड़ा बिजनेस 10,000 12,000 करोड़ का बनाना चाहते हैं। तो अभी सर क्या चैलेंजेस क्या है अभी डायमंड इंडस्ट्री में राइट नाउ? बिकॉज अभी थोड़ा सा डाउनफॉल तो आया है डायमंड इंडस्ट्री में। डायमंड इंडस्ट्री में अभी कोई चैलेंजेस नहीं है, डाउन में डाउन हो गया है, इससे डाउन होने वाला नहीं है। कब हुआ? 2 साल पहले? ये अभी डाउन में डाउन ही है, आज से डाउन 0 पे है। अब 0 पे है ना डायमंड? माइनिंग खुद खरीद लो, हाँ। और जो भाव से बेचते हैं उसमें मुनाफा नहीं है, इससे प्राइस तो कम होने वाला नहीं है, नहीं अभी हर रोज बढ़ने वाला है। अभी तो ये टेक ऑफ करने वाला है, कब करेगा आई डोंट नो, लेकिन कोई लॉस नहीं है, अभी 0 है। तो डायमंड इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं। और आने का मकसद क्या है? पहले तो वो पैसा कमाना है, बाय प्रोडक्ट है। मेरा तो बहुत कंफर्म मानना है। तो आपका क्या मकसद था? मेरा शुरू से बड़ा काम करने का, तो बड़ा आदमी बनने का लक्ष्य था, लेकिन मैंने जब डायमंड में टेक्नोलॉजी और समझदारी और स्पीड के बाद मैंने जो ये लॉजिक लिया कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को देने का है, तो सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दूँ, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैं उसका बड़ा एनालिसिस करके उसको गाड़ी के लिए पैसा कैसे दूँ, मैंने देने का मकसद रखा था। हम लोग हाईएस्ट टैक्स प्लेयर भी है। बट सर दे तो तब सकता है ना जब बंदे पास हो। अब तो देने का मकसद है तो आ जाएगा। पाएगा तो सर आपका मकसद लेने का है तो नहीं तो आएगा। आएगा नहीं। तो सर अभी फिर क्या, अभी आप बोल रहे हैं कि लोएस्ट पे है डायमंड इंडस्ट्री, तो अगर कोई लोग 2 भाई या 4 भाई आपकी तरह जो आपने 92 में स्टार्ट किया था, अगर वो घुसना चाहते हैं तो कहाँ पे बोलेंगे? अब तो मोनोपोली भी टूट अभी गया। कोई नहीं जगह पे जाना, अभी ज्वेलरी पे जाओ, कोई चीज करने की जरूरत ज्वेलरी नहीं एज है। इन जो फिनिश प्रोडक्ट है। फिनिश प्रोडक्ट लेके ज्वेलरी बना के अपनी खुद की ब्रांड बनाओ। दुनिया में पैसा देने वाला काफी लोग पड़े हैं, ब्रांड लेने वाला काफी लोग पड़े हैं। दुनिया ब्रांड पे चलती है, टेक्नोलॉजी पे चलती मतलब है। आप बोल रहे हो कि ज्वेलरी में, जैसे ज्वेलरी में जाओ। आप किससे इंस्पायर्ड हैं? जो 2-3 कोई नाम बताओ जिससे आपको लगता है कि ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम बना गए लोग। नहीं, ज्वेलरी में अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज हमारे ये हमने 2 साल में 100 स्टोर बनाए हैं। 100 स्टोर? 100 स्टोर का कृष्णा के नाम का बन गया, जो हमारा अनुभव बोलता है, जो हमने 20 साल में बनाया है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अभी अगर किसी को घुसना है तो वो पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग नहीं घुसे। क्यों आप बोल रहे हैं? इसमें इतना ये फार्मिंग का काम है। अच्छा, हमारा लोगों को तो हमारा ये मदर बिजनेस है, हम इसमें से तो ऑलरेडी आप है एक तरीके से। ऑलरेडी हम कर रहे बट हैं। सर ये बहुत मोनोपोलाइज नहीं हुआ सर अभी? मतलब आप लोगों ने और बाकियों ने डायमंड को तो बहुत एक तरीके से, एक आउटसाइडर के लिए तो बहुत मोनोपोलाइज बिजनेस। कोई मोनोपोलाइज है नहीं, कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी कर सकता है। हमारा एम्प्लॉय
कल निकल से कल फैक्ट्री कर सकता है। फैक्ट्री का भी वही जो ले रहे हैं खरीद के पॉलिशिंग। क्योंकि मेरा जैसा दो डायमंड 3 डायमंड, अब आज तो ऑक्शन हो रहा है पूरी वर्ल्ड में। ऑक्शन में 2 5 10 डायमंड लेके 10 बना के ऑक्शन में बेचो। लेकिन वो ये कद का काम नहीं है, इसके लेवल का काम नहीं है, वो वहाँ पे पहुँचना बहुत डीप पड़ेगा। मोनोपोली नहीं है लेकिन कर नहीं सकेगा। लेकिन ज्वेलरी आज कर सकते हैं। ज्वेलरी आउटसोर्स करा के ब्रांड बनाओ घर बैठे बैठे। आज सी ज्वेलरी में डायमंड में कि कोई डायमंड की ज्वेलरी का मैं डायमंड में आना है तो लेब्रोन की ब्रांड बनाओ या तो रियल की ब्रांड बनाओ। अपनी ब्रांड बना के चालू करो, इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। हैसियत क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। बट जैसे आपने लैब ग्रोन की बात की, लैब ग्रोन में तो सर बहुत मतलब कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं? ये अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? बिकॉज 92 में तो ऐसा था नहीं, अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 95 लोग तो यही पहनने वाले हैं। लैब ग्रोन एफर्ट तो 5% ही कर पाएंगे। जो एफर्ट कर पाता है कभी लैब ग्रोन में नहीं जाएगा, और लैब ग्रोन में जाएगा वो कभी ये रियल एफर्ट नहीं कर पाए। दोनों अलग बिजनेस है। अपने को किस में कैरियर बनाने की है, अपने पास कितनी हैसियत है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी टीम है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सोर्स है, अपनी खुद की ब्रांड बना के ऑनलाइन बेचो। बढ़िया सा बढ़िया डिजाइन बना के लैब ग्रोन या रियल डायमंड डजंट मैटर। तो HK का क्या विजन है सर? हम तो दोनों में टॉप पे है, 3 में है। लैब हमारा को तो धंधा ही है, लोगों को जो चाहिए वो प्रोवाइड करो। बिकॉज उस लेवल पे स्केल भी आ गया आप लोगों का। हमारे पास क्या, हम 5 साल पहले लैब ग्रोन ज्वेलरी में ऑलरेडी घुस गए थे। 15-20 साल पहले हम कृष्णा की ब्रांड बनाने में घुस गए थे। कृष्णा ब्रांड हमारी जो 100 स्टोर चालू हो गया है। सर ज़्यादा 100 स्टोर अक्रॉस इंडिया हो गया अभी कितने? हमारा 3000 स्टोर पे मिलती है ज्वेलरी, लेकिन आउटलेट पे अभी 100 स्टोर कृष्णा का फ्रेंचाइज हमने दे दिया। अच्छा, ये कहाँ पे? ऑल इंडिया? ऑल इंडिया में सभी जगह पे। तो सो बेसिकली सर मतलब जो मेगा सिटी है सभी 2 टायर 3 टायर सिटी में है, वहाँ पहुँच गए। बट सर ये मतलब अगर 10,000 करोड़ अगर रेवेन्यू है अभी इस टाइम पे, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आता है HK को सर? अगर उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स को तोड़ें तो मैक्सिमम होलसेल में अमेरिका से ही आता है। अमेरिका से आता है। वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है? आज 50% भी है। तो मतलब 5,000 करोड़ वहाँ से आ गए और बाकी इंडिया से हो गया सर? हाँ, इंडिया, फार ईस्ट। और ज्वेलरी बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करता है सर अभी HK का? HK का ज्वेलरी बिजनेस 20% होगा। तो मतलब अगर 10,000 अभी 10,000 करोड़ हुआ सर रेवेन्यू की? अभी गिरा था रेवेन्यू 8,000 करोड़ के आसपास। 8 7 8 में रेवेन्यू कैसे गिनती करें? अलग अलग ऐसा है क्या? क्योंकि हम लूज बना के बेचते हैं, ज्वेलरी बना के बेचते हैं, लैब ग्रोन भी बेचते हैं, इसलिए काफ़ी एरिया से है। तो अगर पूरा ग्रुप का 12,000 का है। तो अगर 12,000 करोड़ में से ले लें, उसमें से जो ज्वेलरी कंट्रीब्यूशन है दैट इज 20%। हाँ, 20% रेवेन्यू मतलब मोटा मोटी अगर आप लेके चले तो 3 से 4,000 करोड़ तो ज्वेलरी बिजनेस से आ रहा है। और आपका एडवाइस कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर जो आना चाहते हैं कि ज्वेलरी को फोकस करो? ज्वेलरी और ब्रांड। ओके, बट पैसा बहुत चाहिए होगा सर? पैसा बहुत चाहिए होगा। लोग कहेंगे आपके पास तो है पैसा, तो अब जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? अरे जिसके पास जितना पैसा है इससे स्टार्ट करें ना, और ऐसा आइडिया लावे, ऐसी टेक्नोलॉजी लावे, कुछ तो उसको करना पड़ेगा ना। इसकी ट्रेनिंग ले ले कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें। आज तो मेरा बेटा इन्वेस्ट कर रहा है, वेंचर कैपिटल चला रहा है, ढोलकिया वेंचर्स। हाँ। तो मेरे को ये नॉलेज इसलिए है, 4 साल से वो 100 कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इसी ट्रेड में, डायमंड में, सभी अलग अलग एरिया में। तो इससे नॉलेज हमको मिला, ये इसलिए मैं बात बता रहा हूँ। हम ज्वेलरी में भी है, डायमंड में भी है, स्टार्टअप में भी है, इन्वेस्ट भी करते हैं और फंडिंग भी करने वाले हैं। हमारे पास सभी एरिया का नॉलेज ये 4 साल में हमने सीखा है, बेटे ने सीखा है। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में पैसा देने वाला लाखों लोग हैं, हमारे पास आइडिया होना चाहिए। और आइडिया भी लाखों है, पैसा देने वाला नहीं है। मैंने ये अनुभव किया, पैसे देने वाला वेटिंग में खड़े है और आइडिया वाला वेटिंग में खड़े। हम वहाँ पहुँचे नहीं है माय फ्रेंड, और गलती दूसरे की ढूंढ रहे हैं। मार्केट खराब है, परिस्थिति खराब है, कंपटीशन है, कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई आइडिया वाला। आपके पास कुछ नहीं है। भीख मांगने के लिए भी एक कटोरा अच्छा चाहिए, स्टाइल अच्छी चाहिए। आप कुछ ऐसा कुछ मार्केट में लेके आओ, आप में लोग इन्वेस्ट करें,
हमको भी अच्छा आदमी चाहिए, लाओ मेरे को पैसा देने का है, लेकिन आइडिया तो लाओ। गोल्ड को कैसे देखते हो सर, गोल्ड की इंडस्ट्री को? जैसे आप लोग तो डायमंड में ज़्यादा फोकस है, गोल्ड का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है लोगों को लेके सर। नहीं, गोल्ड आगे जाएगा। गोल्ड हमारी बहुत पुरानी मगज में क्रेज घुसा हुआ है, बिल्कुल वो निकालने में 2-3 पीढ़ी लगेगी। 2-3 पीढ़ी लगेगी। इतना महंगा क्यों? क्यों गोल्ड पहनने का पागलपन है? क्यों क्यों? तो कोई किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन क्या मतलब भी है। लेकिन अभी क्या है, बढ़ती जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट के हिसाब से पैसा डालते हैं। लेकिन एक दिन तो रुकने वाला है ना, एक दिन तो गिरने वाला है ना, एक दिन तो ऐसा क्रेज खत्म होने वाला है ना। आपको लगता भी होगा सर, क्योंकि फैमिली, आपकी बात से ये फैमिली ट्रेडिशन है ना, ये तो नहीं, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये चले जाएंगे। विदेश में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। लिया, सिल्वर लिया, पहना, फेंक दिया, उसको कोई एक हद के बाद उसका क्रेज जीरो हो जाएगा। डायमंड का क्रेज रहेगा फॉरएवर रहेगा। आप लोग गोल्ड में नहीं प्लान करते कभी भी? जैसे हमारा गोल्ड ज्वेलरी सब बनती है, गोल्ड की बनती है ना। हम तो सिल्वर में बनाते हैं, सीजेड में बनाते हैं, गोल्ड में बनाते हैं, मेटल पे भी बनाते हैं। जो ऑर्डर होता है वो हम करते हैं। हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया का हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इसलिए पता है कि लोगों को क्या चाहिए और कितना चाहिए। तो ये अमेरिका में, दूसरी जगह पे इतना गोल्ड का क्रेज नहीं है जितना हमारे देश में है। सर एक चीज़ और आप पूछनी, मैंने सिल्वर आपने मेंशन किया, बहुत सी कमोडिटीज़ जो ट्रैक करते हैं वो कहते हैं सिल्वर, बिकॉज आप कमोडिटी में हैं, सो आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होगी। तो सिल्वर को आप कैसे देखते हैं सर? डू यू थिंक दैट विल इंक्रीज? आपके पास कम पैसा है तो इसमें काम करो ना। ब्रांड टॉप की ज्वेलरी बना के लोगों को सप्लाई करो, पैसा मिलेगा और खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो अच्छी बात है। आगे ज्वेलरी का बिजनेस, डायमंड का बिजनेस यावत चंद्र दिवा करो चलेगा, क्योंकि हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं। किसी के भी घर में एक ज्वेलरी की, गोल्ड की, डायमंड की, के लेब्रॉन की ज्वेलरी जाएगी तो घर में हैप्पीनेस बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी। तो हम क्या बांट रहे हैं? खुशी। पैसा बाय प्रोडक्ट है। तो आप विजुलाइज करते हो सर कि हरी कृष्ण एक्सपोर्ट्स का ज्वेलरी बिजनेस विल बिकम अ बिगर बिजनेस इन द इयर्स टू कम? हाँ, आने 10 साल में तो यही बिजनेस बड़ा होगा। ये तो मतलब हमारा आपको लग रहा है कि ये 12,000 में से अब जो आज 20% है, ये 50 या 70% हो जाएगा? नहीं, अगले 12 साल में 3 टाइम हो जाएगा, लेकिन 3 टाइम ज्वेलरी बढ़ेगी। नहीं, आपके रेवेन्यू का कितने परसेंटेज होगा? जैसे आज आपके रेवेन्यू का जो ज्वेलरी बिजनेस है 20%, तो आने वाले टाइम पे कितना ये परसेंटेज बढ़ेगा मार्केट शेयर ज्वेलरी का आपका? हमारा इससे 3 टाइम होगा। तो मतलब अगले आप- 10 you are- साल में 3 टाइम होगा। यू आर बेटिंग वेरी बिग ऑन ज्वेलरी। यस, पूरा इंडिया में हम सप्लाई करेंगे दोनों चीज़, जिसको जो चाहिए। पूरा इंडिया का मार्केट खाली पड़ा है। ये टैरिफ बेरिफ का कोई असर नहीं आएगा। 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना इंडिया इतना जा रहा है, इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे कर लो। इंडस्ट्री तो बहुत बढ़ने वाली है ज्वेलरी की। जो प्रॉफिट है, हम लोग ने आज तक इतना नहीं स्टडी किया था, जो प्रॉफिट है ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो ज्वेलरी में ही है। सर आपके पर्सनल आइडल कौन है व्यापार में? बिजनेस में आपके सब आइडल कौन है? हु डू यू लुक अप टू? मेरा आइडियल अभी तक तो, आज तक था नहीं, अभी तक था मेरा चाचा ही था। अभी बिजनेस में मेरा कोई इतना लक्ष्य नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी बिजनेस कहाँ पहुँचने वाला है ये मेरे को पता है। कहाँ पहुँचेगा? हाँ, जाने वाला ये 3 टाइम 10 साल में होने वाला है, वो पता है। और बिजनेस में ऐसा लक्ष्य भी नहीं। 36,000 करोड़ हो गया ना सर? हाँ 36,000 करोड़। हाँ, 37, 25, 25, 30, 37, 35 30,000 करोड़ होगा ही, होगा अपने आप होगा। इसमें मेरे को इसको इतनी स्पीड जो हिसाब से चलती है, 100 की स्पीड पे चलते हैं, 100 किलोमीटर काटने का है, तो हमको ये तो पता चलता है ना कि कितने समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। दिक्कत आई थोड़ी, ऐसे आई 10 मिनट ऐसे हो गए, करेक्ट। वो पता चलता है, वो पहुँचेगा ही। लेकिन हमारा तो यही काम है कि बस ये सेवा, ऐसा काम करके जाओ भारत में आने वाले समय में दुनिया याद करे, जो पानी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो आज की सबसे बड़ी ये विश्व की चैलेंज है, इसमें ही काम करेंगे। अभी 40 साल करेंगे और इसमें ही करेंगे। तो कितने लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे होंगे ना कि ये कंपनी जो 30,000 करोड़ की बनने जा रही है, प्रॉफिटेबल है, तो बट अभी भी सर प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप सोचते नहीं कितने इन्वेस्टर्स आते होंगे कि आप पब्लिक लिमिटेड कर दो, लिस्टेड कर दो, तो
उसमें भी जाने वाले हैं एक समय के बाद, जब भी पूरी दुनिया को बांटेंगे 2-3 साल में आईपीओ निकाल देंगे सर आप आप? निकालेंगे, दोनों में निकालेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इससे आगे मेरा ये मानना है, आज पहली बार बता दूं कि हमारा फाउंडेशन है लाखों करोड़ पे चले जाएगा, लाखों करोड़ पे फाउंडेशन में जो पानी के काम कर रहे हैं ना, उसमें से जो क्रेडिट आएगी, कार्बन क्रेडिट, कितना भी आएगी, कार्बन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट, और पूरी दुनिया की फाउंडेशन ये धोलकिया फाउंडेशन से जुड़ी जाएगा। और एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए, नेचर के लिए, अर्थ के लिए इतना बड़ा हम काम जो कर आज लोग ये बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बोलते ये हैं, धोलकिया फाउंडेशन विल बी बिगर। ये इतना बेड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारा मकसद ना पैसा कमाने का है, अच्छा करने का एक ही मकसद है, अच्छा। ये पहली बार आज बोला हूँ कि फाउंडेशन लाखों करोड़ पे जाएगा, इतना काम करते होंगे, पूरी दुनिया में सा जाएगा। और क्योंकि अभी ईर्षा इतनी आने लगी है, इसलिए पता चल गया कि ईर्षा आती है मतलब हम ग्रोथ करने वाले हैं। अच्छे अच्छे आदमी को, जिसके लिए काम करे उसको भी ईर्षा आनी चाहिए क्या? आने लगी है। तो हमारा फाउंडेशन का हमारा मकसद एक ही है, प्लांटेशन और पानी। तो बाय प्रोडक्ट ये दुनिया, ये सृष्टि में जितने भी जीव है, सबका भला होने वाला है। ये दो चीज़ें चल रही हैं। ऑक्सीजन जो हवा है, हम सुधारने वाले हैं। और कायदा निकालना पड़ेगा कि आपने पूरी लाइफ में कितना पौधा लगाया, कितना पानी यूज किया, आप लगाओ कि नहीं लगाओ, इतनी क्रेडिट आपको जमा करनी पड़ेगी। रोड टैक्स आएगा, शिक्षण टैक्स आएगा, कार्बन का टैक्स आपको लगेगा पूरी विश्व को। तभी इधर लोग खरीदने आएंगे, तभी फाउंडेशन के पास सबसे बिलियनर क्रेडिट होगी। आपसे मेरे को ना बात करके एक चीज़ क्लियर होगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम पॉडकास्ट करेंगे ना आपके साथ, मुझे लगता है कि आपकी बात सही है। जो वाटर की बात कर रहे हैं ना, वाटर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मुझे ऐसा लगता है इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। ये इसके पास सोना डायमंड कुछ नहीं रहेगा, इसके बिना जी सकते हैं, सोने के बिना जी सकते हैं, डीजल के बिना जी सकते हैं, क्रूड के बिना जी सकते हैं, पानी के बिना जी नहीं सकेंगे। सबसे वैल्यू पानी की होगी आने वाले टाइम में। सर लास्ट क्वेश्चन, आपकी माँ ने आपको गांव से भेजा, सपना दिया, पाठ बोला, भगवान की दया से आज आपकी माँ जीवित है, तो क्या बोलते हैं आज आपको? सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं? आज देखते हैं इतना बड़ा हमारा बेटा बिलीनियर बन गया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो क्या बोलते हैं सर आप वो आज आपको? माँ तो इतनी खुश है कि ये धरती पर शायद कम माँ खुश होगी, इतनी खुश तो है ही माँ। माँ को एक ही कसाश है, आप लोग थोड़ा समय अपने लिए यूज़ करो। और माँ है, उसको लागणी होती है, अभी थोड़ी ब्रेक लगाओ, अभी शांति से बैठो, यही उम्मीद माँ की रहती है। लेकिन खुशी की तो उसकी कोई परवाह नहीं है। और अजी माँ ने तो ये ब्रह्म शब्द छोड़ दिया है, लेकिन माँ को ये शस्त्र दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छा तो कितना अच्छा, बड़ा तो कितना बड़ा। माँ को बेचारी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि अभी इतना बड़ा बस है। अभी उसने तो बोल दिया, शब्द निकल गया, वो शब्द ब्रह्म होके ही आएगा, वो ब्रह्म शब्द है, वो तो हासिल करके ही रहेगा। जैसा जुस्सा चल रहा है, जैसा एंगल चल रहा है, जैसा अभी को हमको पुशिंग मिल रहा है, अंदर से हैप्पीनेस मिल रहा है, तो ये तो रुकेगा नहीं, आज आगे जाएगा और करेंगे। साहब भाई ढोलकिया, एक यंगस्टर जो भी पूरी दुनिया में आपको सुन रहे हैं इस टाइम पे, उनको क्या बोलना चाहते हैं एंड में सर? यंगस्टर एक मकसद कर लो, एक लक्ष्य नक्की कर लो, एक जीवन जीने का क्या पर्पज है, मैं धरती पे क्यों आया हूँ और क्या करके जाऊँगा, मरने के बाद दुनिया क्या याद करेगी, क्या अपने को याद रखेगी, ऐसा कोई लक्ष्य लेके जियो। बाकी तो બધું सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप ऐसा एक इरादा नक्की कर लो, जो लक्ष्य पे आपको जाना का है, फोकस इस पे रखो। किसी का लक्ष्य अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, किसी का कोई करता है इसलिए हम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर से किस काम में खुशी मिलती है वो काम करो, सफलता आपको मिलेगी। जो काम में खुशी मिलती है, हैप्पीनेस दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया को अच्छा लगेगा, घर को अच्छा लगेगा, भाई को अच्छा लगेगा, आपको अंदर से खुशी किस में मिल रही है वो काम करो। मैंने तो वही किया है। बिजनेस करना मेरी ज़रूरियत थी, मजबूरी थी। बिजनेस में मैंने सोशल कर लिया, बिजनेस में मैंने खुशी ढूंढ ली, क्योंकि मैंने बिजनेस में करने का था, खुशी भी इसलिए ढूंढी और सोशल इसलिए किया, इसमें मेरे को खुशी मिल रही थी।
तो इसमें मैंने खुशी, मेरी जो देने में खुशी थी, मैंने काफ़ी कुछ दिया, तो इसमें से मेरे को हैप्पीनेस मिला और पैसा तो बाय प्रोडक्ट मिला, नाम भी बाय प्रोडक्ट मिला। आपको जो अंदर से खुशी मिल रही है वो करो, दैट्स इट। आप सर इस पॉडकास्ट में बड़ी चीज़ें आपने बोली हैं जो आपने पहले कभी नहीं बोली, आप भावुक भी हुए। अब कैसे लगा सर आपको ये जो हमने कन्वर्सेशन की, बात की? नहीं, बहुत अच्छा किया। आप लोग जिस भाव से फोरकास्ट करते हैं वो भाव से असर पड़ती है, और वो भाव निकल जाता है। कोई निकालना चाहते तो शायद नहीं निकलते, आपसे निकल गए क्योंकि आप भी भावुक है। आप ये लोगों को, मेरे को जब पिंटू ने बताया, तब ब्रिजेश ने, आपने भी बताया कि बापूजी मैं ना जानता था आपको, ना पहचानता था। सोलार की वजह से बिजनेस से बच्चे सब जानते थे, लेकिन आपका जो भाव है, आपको दुनिया को देने का है, आपने जो फील किया हुआ है, इस हिसाब से मेरे से वो निकल गया, और वो हिसाब से असर करता है। सेम चीज़ असर भाव से होती है, असर वैल्यू भी भाव से होती है, और मैसेज भी भाव से रिजल्ट लाता है। यही बात, यही कोई दूसरा बोलता तो शायद नहीं इतनी असर पड़ती, लेकिन आपने जो भाव से पूछा और मैंने जो निकल गया सो निकल गया। तो मैं भी ऐसे मानता हूँ, हमको कोई नेचर की शक्ति, कुदरत की शक्ति, जैसे नरेंद्र भाई को अंतर्स्फुरणा होती है, वैसे ही हमने वो निकाल के दे दिया और हम करते हैं। इसलिए मैं नरेंद्र भाई को मानता हूँ, नहीं कि प्रधानमंत्री है, उससे काम करने का तरीका और उसका जो इंटेंशन, इरादा। और मैं तो चाहता हूँ आज का एक लड़का उसका विचार को पकड़ ले, सोच को पकड़ ले, और उसके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अब भी वो स्थान हासिल कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सोच लो, कर भला तो होगा भला। ना समाज का खराब होने दूंगा, ना सोसाइटी का खराब होने दूंगा, ना राष्ट्र का खराब होने दूंगा, ना नेचर का खराब होने दूंगा। ये लक्ष्य पकड़ के चलो, सफलता आपको पैर छुएगी, आपके पीछे चलेगी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, धन्यवाद, आभार। पद्मश्री साहब भाई ढोलकिया, तहे दिल से सर धन्यवाद। मेरे को ऐसा लगता है मैं कोई मंदिर गुरुद्वारे में आऊँ सर, इतनी पॉजिटिविटी है। मैं ना, जितने व्यूअर्स सुन रहे होंगे सर, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ, बट सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है सर जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया, नॉट ओनली इन दी डायमंड इंडस्ट्री बट थ्रू योर सोशल वर्क, I think, sir, people are going to remember you for a very, very long time for your impact. And thank you for your contribution in nation building. Thank you, thank you, thank you. Abar. Good luck.